नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। दोस्तों, इतिहास को दोहराने के इस क्रम में इस समय हम प्राचीन भारत की यात्रा को पूर्ण कर चुके हैं। वहां पर हमारी मंजिल हमें मिल चुकी है। प्राचीन भारत के स्थापत्य को हमने देखा, कला शैलियों को देखा, विभिन्न राजवंशों को देखा, उनकी उपलब्धियों को देखा। लेकिन अब हमें मध्यकाल की ओर बढ़ना है। हमारा जो अगला लक्ष्य है वो मध्यकालीन भारत को जानना है। लेकिन एकाएक मध्यकालीन भारत को समझना ये मुश्किल हो जाएगा। और हम ये भी जानते हैं कि किसी सभ्यता का आगमन एकदम से नहीं होता। मतलब जो समय चल रहा है उसमें परिवर्तन तो आता है, लेकिन परिवर्तन की जो दर होती है वो धीमी होती है। समय का परिवर्तन एकदम से नहीं होता। और वही चीज यहां भी दिखाई देगी। एकाएक प्राचीन काल की समाप्ति नहीं होती है। प्राचीन सभ्यता जो हमारी यहाँ की स्थानीय सभ्यता थी, उसमें बाहरी शक्तियां हस्तक्षेप करती हैं। बाहर से आक्रमणकारी आते हैं, वो आक्रमण करते हैं और उनके गुणों का या उनके अवगुणों का यहाँ समावेश होता है। उससे एक नई सभ्यता का निर्माण होता है। और इस प्रकार से मध्यकाल और प्राचीन काल के बीच में एक मध्यकालीन दौर, मतलब इनके बीच वाला जो मध्यकालीन दौर है वो शुरू होता है, जिसको कि हम कहते हैं पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल क्यों? क्योंकि ये मध्यकाल से पहले का समय था। 800 से लेकर लगभग 800 से लेकर जो 1200 ईस्वी के बीच का समय है वो इसी दौरान या इसी दौर में देखा जाता है। और वह संक्रमण का दौर था। उसमें प्राचीन संस्कृति के अवशेष भी थे और जो नई संस्कृति यहाँ पर प्रवेश करने की कोशिश कर रही थी उसकी झलक भी वहां दिखाई दे रही थी। दोनों ही एक साथ वहां दिखते हैं। जैसे आपने रसायन विज्ञान में यानी केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल देखी होगी, आवर्त सारिणी निश्चित रूप से देखी होगी। तो उसमें अलग अलग तत्वों के समूह है। यस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है और एफ ब्लॉक है। उसमें विभिन्न तत्वों को कैटेगराइज किया गया है यानी वर्गीकृत किया गया है। तो आप जानते हैं कि जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं यानी यस ब्लॉक के तत्व होते हैं और जो पी ब्लॉक के तत्व होते हैं, उनके बीच में एक ग्रुप होता है जिसको कि आप कहते हैं डी ब्लॉक। और इस डी ब्लॉक को आप ट्रांजिशन एलिमेंट्स, मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट्स का ग्रुप या संक्रमण तत्वों का समूह कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि इन तत्वों में, इस ब्लॉक में जितने भी तत्व पाए जाते हैं उसमें यस ब्लॉक की भी प्रॉपर्टी पाई जाती है और पी ब्लॉक के भी जो गुण हैं वो भी पाए जाते हैं। और साथ में इन दोनों ब्लॉकों के बीच में यानी यस और पी के बीच में ये सैंडविच की तरह दबे होते हैं। मतलब आप समझ लीजिए, एक तरफ से एक ब्रेड की जो स्लाइस है वो रहती है और दूसरी तरफ से दूसरे ब्रेड की स्लाइस, और बीच में ये आलू होते हैं। वैसी ही भूमिका होती है। तो ठीक ऐसे ही यहाँ पर हम पूर्व मध्यकाल को देखने वाले हैं। तो वहां तक चलते हैं। और अगर आप हमारे पेड कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये 2 नंबर है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। ये मोबाइल नंबर है, दिख रहे हैं आपको, इस पर आप फोन कर सकते हैं अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो। और इसके अलावा जो फ्री वाला टेलीग्राम का चैनल है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नाम से, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पर नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहते हैं। ये चैनल का लोगो है, ये वेबसाइट है जो नीले रंग की लाइन आपको दिख रही है, और ये अनुक्रमणिका है जो कि हमें ये बताती है कि हमने कहाँ तक का सफर तय किया है और हमें जाना कहाँ है। तो हम यहाँ तक अपनी जो मंजिल है उसे तय कर चुके हैं। प्राचीन साहित्य और जो साहित्यकार है यहाँ तक हमने देख लिया है। अब इसके बाद पूर्व मध्यकाल ये हमें देखना है, और उसके बाद तब हम प्रवेश करेंगे मध्यकालीन भारतीय इतिहास में, जो कि एक लंबा दौर है और उसके बारे में हम जानेंगे। तो आइए चलते हैं। ये देखिए दोस्तों, पूर्व मध्यकाल समय क्या है? 800 से लेकर 1200 ईस्वी, ये बीच का समय है। और ये संक्रमण काल था, जैसा कि आप पीछे सुन ही चुके हैं। ये बीच में सैंडविच के आलू की तरह है। एक तरफ जो ब्रेड है वो प्राचीन भारत है और दूसरी तरफ जो ब्रेड है वो, मतलब ब्रेड का जो स्लाइस है वो मध्यकालीन भारत है। तो इस आलू के बारे में समझना है। इसमें सबसे पहले जिक्र है आला उदल का। आला और उदल ये 2 भाई थे, दोनों बहुत बहादुर थे और ये महोबा से संबंधित थे। इनका संबंध कहां से है? महोबा से। ये चंदेल राजा परमादिदेव यानी जिसे परमल कहा जाता था, इनका समय है 1165 से लेकर 1203। इनके सेना नायक थे, सेनापति थे। बहादुरी से खुश होकर राजा ने इन्हें सेनापति का पद दिया था। और यह 1182 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान का डट कर सामना करने के बाद वीर गति को प्राप्त होते हैं। मतलब यहाँ पे चंदेलों और चौहानों के संघर्ष का जो विवरण है वो प्राप्त होता है। देख लीजिए, आला उदल, इन पर बहुत सारी कविताएं भी बनी हुई है। और आल्हा खंड ये पूरी रचना भी है, मतलब काव्य रचना है। तो यहाँ पर ये दोनों भाइयों की जो वीरता है वो दिखाई देती है। और दुख की बात यह है कि ये राजा आपस में ही संघर्ष कर रहे हैं। ये जितने स्थानीय राजा थे ये आपस में लड़ने झगड़ने में व्यस्त रहते हैं और उसी का फायदा जो बाहरी शक्तियां हैं वो उठाती हैं। लेकिन यहाँ पर वीरता दिखाई गई है तो उसको देख लेते हैं। ये दोनों परमादिदेव के सेनापति थे, जिन्हें कि परिमल या परमल कहा जाता था।
समय है 1165 से लेकर 1203 और 1182 में पृथ्वीराज चौहान से मतलब चंदेलों का युद्ध होता है। पृथ्वीराज चौहान यानी चौहान वंश। ये पृथ्वीराज चौहान कौन से हैं? पृथ्वीराज चौहान तृतीय हैं, जिन्हें कि राय पिथौरा भी कहा जाता था। इनका मूल नाम राय पिथौरा था। तो इनके साथ इनका संघर्ष होता है और ये डट कर सामना करते हैं और अंत में वीर गति को प्राप्त होते हैं। तो चंदेलों और चौहानों के संघर्ष का जो वर्णन है वो चंद बरदाई के द्वारा रची गई जो रचना है पृथ्वीराज रासो। चंद बरदाई कौन था? ये पृथ्वीराज चौहान का मित्र भी था और इनका दरबारी कवि भी था। तो इसकी जो किताब है पृथ्वीराज रासो, इसमें भी प्राप्त होता है। और जो परमार रासो है इसमें भी इसका जिक्र प्राप्त होता है। इसके अलावा जगनिक के द्वारा जो आल्हा खंड लिखा गया है, जिसका जिक्र अभी मैंने किया, उसमें भी इसका विवरण बढ़ा चढ़ाकर दिया गया है। और महोबा वाले हिस्से में अभी भी आल्हा गाया जाता है और इस आल्हा गीत में इन्हीं दोनों भाइयों की जो वीरता है उसका विवरण दिया जाता है। तो ये सब कुछ यहाँ से जिक्र प्राप्त होता है और इससे एक जो भनक है वो हमें प्राप्त होती है या भनक लगती है कि राजा आपस में ही लड़ रहे थे। जो उस समय के राजपूत राजा थे वो आपस में ही फूट के शिकार थे। जो अंग्रेजों की नीतियां थी वो यहाँ पे पहले से ही मौजूद थी, उसे डालने की आवश्यकता नहीं थी, फूट पहले से ही पड़ी हुई थी। ये आपस में लड़ाई झगड़ा करने में इतने व्यस्त हो गए थे, परस्पर जो शत्रुता थी उसको साधने में, कि जो बाहर से आने वाले लुटेरे या आक्रमणकारी थे उसका इन्हें ध्यान ही नहीं था। बाद में आप देखेंगे जयचंद और पृथ्वीराज चौहान का। तो यहाँ आप देख रहे हैं। इसके बाद धर्मपाल के बारे में यहाँ बॉक्स बना हुआ है और ये जो बॉक्स है यहाँ तक तो आपने एक रफ जानकारी देखी जिसमें कि आल्हा उदल के बारे में दिया हुआ था और आल्हा खंड तक हमने कुछ अलग अलग सूचनाओं को देखा। अब यहाँ जो बॉक्स है इसमें विभिन्न तथ्यों को समावेशित किया गया है, तो इसको देख लेते हैं। धर्मपाल के बारे में पहला जो तथ्य है वो कहा गया है। यह कौन थे? यह एक उत्साही बौद्ध थे, मतलब बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और इनके लेखकों में इन्हें परम सौगात कहा गया है। परम सौगात के नाम से संबोधित किया गया है। सौगात का मतलब क्या होता है? उपहार या भेंट। और इनकी राजसभा में प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान हरिभद्र निवास करते थे। धर्मपाल एक राजा थे। इनकी हैसियत क्या थी? एक सम्राट की थी। और इनके लेखक, जितने भी इनके लेख हैं उसमें इनका नाम परम सौगात रखा गया है और ये बौद्ध मतावलंबी थे और हरिभद्र नाम के जो विद्वान थे वो इनके दरबार में रहते थे। इसके बाद देवपाल, इनके उत्तराधिकारी हैं विग्रहपाल। देवपाल के जो उत्तराधिकारी है उनका नाम क्या है? विग्रहपाल है। 850 से लेकर 854 इन्होंने अपने पुत्र नारायण पाल इनके पक्ष में सिंहासन छोड़कर संन्यास ग्रहण कर लिया था। कहाँ तो हम देखते हैं कि बाप और बेटे में तलवारें तन जाती हैं और गला काटने वाली जो स्पर्धा है वो पैदा हो जाती है। और आप बाद में मध्यकाल में जब प्रवेश करेंगे तो वहां देखेंगे कि बाप की हत्या करके बेटा जो है वो गद्दी संभालता है या बाप को कैद खाने में डाल देता है। और ये मध्यकाल में ही नहीं, प्राचीन भारत में भी आपने अजातशत्रु और बिंबिसार वाला जो समय है उसको देखा है। हर्यक वंश को वहां पे पिता को मार के सिंहासन प्राप्त करने की एक परंपरा से निकल जाती है। लेकिन यहाँ पर क्या है? यह जो विग्रहपाल है ये अपने बेटे के लिए सिंहासन छोड़ देते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी जो उदारता है वो दिखाई देती है। इसके बाद नारायण पाल जो कि विग्रहपाल का उत्तराधिकारी था, ये भगवान शिव के सम्मान में 1000 मंदिरों का निर्माण करवाता है। इससे ये पता चलता है कि ये शैव मत की ओर झुका हुआ था। इसके बाद महिपाल प्रथम, ये पाल वंश की बात की जा रही है। तो जो महिपाल प्रथम है यह पाल वंश के दूसरे संस्थापक के तौर पे देखे जाते हैं। ये कहाँ पर मौजूद है? यहाँ है, देख लीजिए। महिपाल प्रथम को पाल वंश का दूसरा संस्थापक माना जाता है और इन्हीं के काल में राजेंद्र चोल ने बंगाल पर आक्रमण किया था और पाल शासक महिपाल को पराजित किया था। और इसके उपलक्ष्य में, चूंकि ये गंगा वाला क्षेत्र था, तो उसने गंगैकोंड की उपाधि को धारण किया था। ये आपने पीछे जब दक्षिण भारत वाला इतिहास देखा था तो पिछले वीडियो में इसका जिक्र किया गया है। इसके बाद गंगैकोंड चोलपुरम की स्थापना होती है। इसके बाद रामपाल, ये पाल वंशीय शासकों का पूरा ब्यौरा आप देख रहे हैं। शुरुआत से ही आपने धर्मपाल से शुरू किया है तो पाल वंश के बारे में हम देख रहे हैं। रामपाल के बारे में कहा गया है कि इसके शासनकाल में कैवर्तों का विरोध या विद्रोह होता है, मतलब बगावत होती है। और इसका उल्लेख रामपाल चरित में मिलता है। चरित का मतलब क्या होता है? चरित्र मतलब तो होता है कैरेक्टर, यानी तौर तरीके, व्यवहार। लेकिन यहाँ पर चरित का मतलब होता है जीवन का वृतांत, एक तरह से बायोग्राफी। जैसे रामचरित मानस, तो उसमें भगवान राम के चरित्र का वर्णन है, चरित्र का वर्णन नहीं है। चरित्र मतलब क्या होता है? पूरा जीवन वृत्त, पूरे जीवन काल का ब्यौरा दिया गया है। तो यहाँ पर रामपाल के ऊपर ये बायोग्राफी लिखी गई है और उसमें ये जानकारी प्राप्त होती है कि इसके शासनकाल में कैवर्तों का विरोध होता है, मतलब विद्रोह होता है। इसके बाद 9वीं शताब्दी की अगर बात की जाए तो उसके मध्यकाल में, मतलब उसके बीच वाले टाइम पीरियड में, सुलेमान यात्री ने पाल साम्राज्य को रूहमा कहा था। मतलब तत्कालीन जो बाहरी यात्री आते हैं, बाहर से आने वाले, वो पाल साम्राज्य को इस नाम से संबोधित करते हैं, रूहमा। इसके बाद राष्ट्रकूट, ये बादामी के चालुक्यों के सामंत थे।
वादामी यानी वातापी की बात की जा रही है, वहां पे चालुक्य वंशीय शासकों का दौर था। तो उनके जो सामंत थे वही बाद में राष्ट्रकूट शासकों के रूप में सामने आते हैं। ये भी काफी प्रतापी रहते हैं। इनकी जो बहादुरी है इसे आपने पीछे देखा है। इसके बाद दंतिदुर्ग ने उज्जैनी में हिरण्यगर्भ यानी महादान यज्ञ करवाया था, जिसमें प्रतिहार राजा ने द्वारपाल का काम किया था। ये सब महिमा मंडन का तरीका है, मतलब अपनी प्रसिद्धि और अपनी ताकत को दिखाने का एक तौर तरीका होता था तत्कालीन। इसमें क्या था, ये दर्शाया गया है कि दंतिदुर्ग जो कि उस समय का राजा था, वो उज्जैनी में एक महादान यज्ञ करवाता है और ये हिरण्यगर्भ यज्ञ था। इसमें जी खोल के दान दिया जाता है, मतलब एकदम जो व्यक्ति जो मांग रहा है उसको वो दे दो, इस प्रकार का दान किया जाता है। तो ऐसा यज्ञ ये करवाता है और इसमें इस यज्ञ की दरबानी का काम, यज्ञ की रक्षा का काम ये प्रतिहार राजा करता है। मतलब प्रतिहार राजा इसके गुलाम रहते हैं, ऐसा ये दिखाना चाहता है। इसके बाद कुछ और चीजें, राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम की अगर बात करें तो 756 में ये जो कृष्ण प्रथम है ये शासक बनते हैं और इसने बादामी के चालुक्यों के अस्तित्व को पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया। तो बादामी के जो चालुक्य शासक थे उन्हीं के सामंत ये राष्ट्रकूट लोग रहते हैं, मतलब राष्ट्रकूट वंश की नींव वहीं से पड़ती है। इनकी महत्वाकांक्षाएं इन्हें सत्ता स्थापित करने के लिए विवश करती है। तो राष्ट्रकूटों के द्वारा ही इन जो वातापी के चालुक्य हैं या बादामी के चालुक्य हैं इनका अंत कर दिया जाता है। और अंत करने वाला जो व्यक्ति है उसका नाम है कृष्ण प्रथम। ये राष्ट्रकूट शासक है। 756 में ये पूरी तरह से इनका विध्वंस कर देता है। इसके बाद राष्ट्रकूट शासक है गोविंद तृतीय। ये काफी प्रतापी हैं, इनकी सामर्थ्य का अंदाजा आप इन तथ्यों से लगा सकते हैं। तो ये जो गोविंद तृतीय है इसे आप देख लीजिए। गोविंद तृतीय ने पल्लव, पांड्य और केरल, इसके बाद गंग राजाओं द्वारा बनाए गए संघ को ध्वस्त कर दिया। जो दक्षिण भारतीय राजाओं के विभिन्न संघ थे उसको ये तोड़ने का काम करता है। मतलब इसकी बहादुरी का यहाँ ब्यौरा दिया गया है। इसके बाद अमोघ वर्ष ने कविराज मार्ग नामक एक कन्नड़ भाषा में काव्य ग्रंथ की रचना की और मान्यखेत नामक एक नया नगर बसाया। ये अमोघ वर्ष के बारे में कहा जा रहा है। कविराज मार्ग क्या है, ये एक काव्य ग्रंथ है और इसकी जो भाषा है वो कन्नड़ है। यहाँ पर ग्रंथ का नाम भी महत्वपूर्ण है और किसने लिखा है तो अमोघ वर्ष ने लिखा है। इसके अलावा मान्यखेत नाम का एक नया नगर ये भी अमोघ वर्ष के द्वारा बसाया गया था और इसी को वो अपनी राजधानी बनाता है। नगर कोई भी नया राजा बसाता है तो उसको राजधानी के तौर पे प्रतिष्ठित करता है, तो वैसे ही ये भी करता है। इसके बाद कृष्ण तृतीय, कृष्ण प्रथम को हमने देखा, द्वितीय को देखा, आप तृतीय को देख लीजिए। तो ये जो कृष्ण तृतीय है इसने रामेश्वरम में कृष्णेश्वर, ये देख लीजिए, इसने रामेश्वरम में कृष्णेश्वर, इसके अलावा गंड मार्तंडादित्य, इस प्रकार के मंदिर बनवाए। मार्तंडादित्य ये जो मंदिर है, गंड शब्द इसके आगे जुड़ा हुआ है, तो इस प्रकार के मंदिरों का निर्माण ये कृष्ण तृतीय के द्वारा करवाया जाता है। और इसकी राजसभा में कन्नड़ भाषा को काफी प्रोत्साहन मिलता है और उसके कवि हैं पोन्न, ये निवास करते। और पोन्न के द्वारा शांति पुराण की रचना की जाती है। ये जो शांति पुराण नाम का ग्रंथ है ये कन्नड़ ग्रंथ है और इसको लिखने वाले जो कवि हैं, ये काव्य शैली में लिखा भी गया है। लिखने वाले जो कवि है उनका नाम पोन्न है। और किसके समय में लिखा जाता है तो ये कृष्ण तृतीय के समय में लिखा जाता है। और इसके द्वारा बनवाए गए मंदिरों में ये कृष्णेश्वर मंदिर है जो कि रामेश्वरम में बनवाया गया है और इसके अलावा गंड मार्तंडादित्य मंदिर है। इसके बाद 974 से लेकर 75 का जो समय था, इस समय चालुक्य राजा तैलभ द्वितीय, ये चालुक्य नरेश है, इनका नाम क्या है तैलभ द्वितीय है। इन्होंने राष्ट्रकूट वंश के अंतिम शासक कर्क द्वितीय, इनका नाम कर्ण द्वितीय था, इनको परास्त किया। कर्क नहीं है, कर्ण है। तो कर्ण द्वितीय को परास्त करने का जो जिम्मा है वो किसके पास है, ये तैलभ द्वितीय के पास है। यहाँ पर चालुक्यों और राष्ट्रकूटों के बीच के संघर्ष का विवरण दिया गया है और इस प्रकार से राष्ट्रकूट राज्य पर ये कब्जा कर लेता है। यहाँ पर चालुक्य राजा तैलभ द्वितीय जो है ये कब्जा करने का काम करता है, मतलब राष्ट्रकूटों का पूरा राज्य इसके अधिकार में आ जाता है। और ऐसा कब होता है, 974 से लेकर 75 वाले समय में होता है। इसके बाद प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम के बारे में कहा गया है। समय इनका है 730 से लेकर 756। इसने अरबों के आक्रमण को रोका था। ये जो नागभट्ट प्रथम है इसने अरबों के द्वारा जो भारत पर आक्रमण किया गया था सीमावर्ती प्रांतों में, उसको रोकने का काम किया था। और ग्वालियर प्रशस्ति जो है उसमें उसे म्लेच्छों का नाशक बताया गया है। म्लेच्छ कौन थे, असुर और म्लेच्छ ये भारत के पड़ोसी हैं। असुर जो थे वो चाइना वाले थे और म्लेच्छ जो थे वो पश्चिमी जो देश हैं जहां से आक्रमण हुए थे, उसमें अरबी देश भी आते हैं, वो लोग थे। तो असुरों और म्लेच्छों का देश इन्हें कहा जाता था। तो म्लेच्छों का नाशक इसे बताया गया है। इसके बाद भोज जो थे ये वैष्णव धर्मानुयायी थे। ये
वैष्णव धर्म का पालन करते थे, मतलब भगवान विष्णु में इनकी आस्था थी। इन्हें आदिवाराह और प्रभास जैसी जो उपाधियां थी वो प्राप्त थी। यहाँ पर बाहुबली वाले प्रभास नहीं है, ये इनकी टाइटल थी, भोज की टाइटल थी। और इनके द्वारा चलाए गए चांदी के सिक्कों पर, यहाँ आप देख लीजिए, ये द्रम्ब सिक्के हैं, इस पर भी इस प्रकार की जो उपाधियां हैं ये वर्णित है, मतलब लिखी गई हैं, और उसी से हमें इसका जिक्र भी प्राप्त होता है। इसके बाद महेंद्र पाल प्रथम के बारे में देख लीजिए। इन्होंने परम भट्टारक, महाराजाधिराज और परमेश्वर जैसी उपाधियों को धारण किया था, और इनके राजसभा में प्रसिद्ध विद्वान राजशेखर निवास करते थे, जो इनके राजगुरु थे। और राजशेखर ने जिन किताबों को लिखा है वो खास है, कुछ का नाम आपने देखा था और कुछ यहाँ और अतिरिक्त दी हुई है। देख लीजिए, कर्पूर मंजरी है। इसके अलावा काव्य मीमांसा को आपने देख ही लिया है। मीमांसा का मतलब क्या होता है? विवेचना। इसके बाद ये देख लीजिए, विद्धशाल भंजिका। इसके बारे में मुझे नहीं मालूम, ये मैंने पहले भी कहा, इसको देख लीजिएगा। इसकी विषय वास्तु क्या है, मतलब इसके अंदर क्या चीजें हैं, ये जानना आवश्यक है। फिलहाल बाल भारत है, बाल रामायण है, भुवन कोश है और हर विलास है। इस प्रकार के जो जैन ग्रंथ है इनकी रचना होती है। हर विलास जो है वो क्या है? एक जैन ग्रंथ है, जबकि बाल भारत और बाल रामायण जो है ये जैन ग्रंथ नहीं है, बल्कि ये रामायण और महाभारत का ही बाल रूप है, मतलब सरल रूप है। इसके बाद राजशेखर ने गुर्जर और प्रतिहार राज्य को, गुर्जर प्रतिहार ये एक ही है, मतलब प्रतिहारों को ही गुर्जर शब्द जोड़कर यहाँ देखा जाता था, तो गुर्जर प्रतिहार राज्य को पश्चिमी भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कहा है। ये किसके द्वारा कहा गया है? तो राजशेखर के द्वारा। इसके बाद प्रतिहार वंश का जो अंतिम शासक था वो यशपाल था, 1036 ईस्वी। ये इसके शासनकाल का अंतिम समय था, ये हमने देखा। अब इसके बाद विग्रहराज चतुर्थ के बारे में कहा गया है। विग्रहराज चतुर्थ 1153 से लेकर 1163, इसकी सबसे महत्वपूर्ण विजय दिल्ली की थी, और इसने भी परम भट्टारक, परमेश्वर और महाराजा धीराज जैसी जो उपाधियां थी इन्हें धारण किया। जयानक नाम के जो कवि हैं उसे कवि बांधव, और सोमदेव ने उसे विद्वानों में सर्वप्रथम कहा है। मतलब ये विग्रहराज जो थे इन्होंने संस्कृत पाठशाला का भी निर्माण करवाया था। बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में उसको तोड़वा दिया जाता है, और उसके स्थान पे जो निर्माण है, जैसे कुव्वतुल इस्लाम और 2.5 दिन का झोपड़ा, इस प्रकार की संरचनाएं बनवाई जाती हैं। तो ये सब क्या है? ये जैन मंदिरों और पाठशालाओं के अवशेषों पर ही बनाई गई हैं। फिलहाल विग्रहराज चतुर्थ जो था ये न सिर्फ बहादुर योद्धा था, बल्कि एक बहुत बड़ा विद्वान भी था। यह खुद काव्य ग्रंथों की रचना करता था, और इसी वजह से यहाँ पर जयानक नाम के जो कवि हैं इन्होंने इसे कवि बांधव कहा है, यानी कवियों का भाई। बांधव मतलब क्या? बंधु। और सोमदेव जो है वो इन्हें विद्वानों में सर्वप्रथम कहते थे। सोमदेव ने इसी के समय में ललित विग्रहराज नाम के ग्रंथ की रचना की है। और अजमेर का शासक पृथ्वीराज तृतीय 1177 से लेकर 1192 तराइन के युद्धों में ये भाग लेते हैं। तो इनके समय में ही पृथ्वीराज चौहान के नाम से ये विख्यात है, मतलब पृथ्वीराज तृतीय थे ये। यहाँ पर खास बात क्या है कि पृथ्वीराज एक टाइटल है, उपाधि है, और वो किसके लिए इस्तेमाल होती थी? अजमेर के शासक के लिए। और इनका जो अधिकार क्षेत्र था वो अजमेर से लेकर दिल्ली तक फैला हुआ था। अब यहाँ पर इन्हें पृथ्वीराज चौहान के नाम से संबोधित किया जाता था, और इनका एक अन्य नाम राय पिथौरा भी मिलता है। तो इनका जो समय है वो 1177 से लेकर 1192 है। तो यहाँ पर 2 राजाओं के बारे में हमने देखा, एक तो विग्रहराज है जो कि काफी विद्वान भी हैं और उसके साथ साथ बहादुर योद्धा भी हैं। इनका क्षेत्र दिल्ली था, और इन्हें कवि बांधव और इस प्रकार के जो विद्वानों में सर्वप्रथम इस प्रकार की उपाधियां दी गई हैं। इसके बाद पृथ्वीराज चौहान के बारे में आपने देखा कि ये अजमेर के शासक थे, और 1191 में तराइन का पहला युद्ध होता है जिसमें ये मोहम्मद गोरी को हराते हैं, और 1192 में ठीक 1 साल बाद तराइन का दूसरा युद्ध होता है जिसमें गोरी इनको हरा देता है जयचंद के सहयोग से। यहाँ पर भाई हैं वो एक दूसरे का गला काटने पर उतारू हो जाते हैं, और इसके पीछे कारण होता है क्योंकि पृथ्वीराज जो है वो जयचंद की बेटी संयोगिता के साथ स्वयंवर कर लेते हैं, मतलब अपने ही विवाह कर लेते हैं, उसका अपहरण कर लेते हैं स्वयंवर से। तो ये चीजें हैं, कहा जाता है कि दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग चल रहा था, और इससे जयचंद को बेइज्जती महसूस होती है। इसके बाद पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। पाल वंश के बारे में हमने पीछे देखा है, तो यहाँ पर संस्थापक का नाम एक बार फिर से उल्लिखित है। पाल वंश का संस्थापक गोपाल था, और धर्मपाल के खालीनपुर अभिलेख से, धर्मपाल ये पाल वंशीय राजा हैं, तो इनका जो खालीनपुर लेख है उसमें यह कहा गया है कि मत्स्य न्याय से छुटकारा पाने की प्रकृतियों, मतलब जो सामान्य जनता थी, उसने गोपाल को लक्ष्मी की बाह ग्रहण कराई। मत्स्य न्याय का मतलब क्या है? दोमुहा न्याय, मतलब यहाँ पर दोहरा न्याय, जो किसी के लिए भी हितकारी न हो। इस प्रकार की प्रवृत्तियों से छुटकारा पाने के लिए जो आम जनता थी वो गोपाल की शरण में जाती है और इसे लक्ष्मी की बाह ग्रहण कराती है। कहने का मतलब क्या है? न्याय का अधिकार देती है। यहाँ सारे जो शब्द है ना
वो प्रतीकात्मक हैं, वो असल में नहीं थे। ऐसा नहीं कि लक्ष्मी जी की बाह उनके ऊपर चढ़ा दी गई थी, ऐसा कुछ नहीं था। उसे न्याय का अधिकार दिया गया कि अब आप न्याय करिए क्योंकि आप ज़्यादा अच्छे न्याय करता है। इसके बाद नालंदा में इसने एक विहार का निर्माण करवाया था। इसके बाद धर्मपाल 770 से लेकर 810, यह एक उत्साही बौद्ध था। राजा होने के साथ साथ ये बौद्ध धर्म का अनुयायी भी था और लेख उस समय के तत्कालीन प्राप्त हुए हैं उसमें इसे परम सौगात के नाम से जाना गया है। और विक्रमशिला और सोमपुरी, यहाँ पर प्रसिद्ध विहारों की स्थापना इसने की थी और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में आप जानते ही हैं। बाद में 1203 में बख्तियार खिलजी ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट करवा दिया और वहां के जो ग्रंथ थे उनको आग में झोंक दिया। सोचिए कितनी बड़ी मूर्खता थी, लेकिन ऐसा उसने किया। इसके बाद पाल वंशीय शासक देवपाल 810 से लेकर 850, ये बौद्ध मतानुयायी थे। पाल वंश के जो शासक थे देवपाल, ये बौद्ध मतानुयायी थे, मतलब बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। बौद्ध धर्म को इन्होंने स्वीकार नहीं किया था, बल्कि बुद्ध की शिक्षाओं पर ही भरोसा करते थे। इनका जो समय है वो 810 से लेकर 850 है। इसने क्या किया था, जावा के शैलेंद्र वंशीय शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिए थे। मतलब ये बौद्ध विहार कितना बड़ा रहा होगा इसका अंदाजा आप इसके गांवों की संख्या से लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से ये गांव दान में देता है। कुछ चीजें हमें पता लगी। अब इसके बाद यहाँ पर गुप्त साम्राज्य का जो पतन होता है, आप जानते हैं कि गुप्त साम्राज्य मौर्य साम्राज्य के बाद दूसरा सबसे ज्यादा प्रतिभाशाली और वैभवशाली साम्राज्य था, जिसका प्रशासन से लेकर पूरा जो ढांचा था वो काफी महत्वपूर्ण है भारतीय इतिहास में। तो इसका जब पतन होता है तो इसके पतन यानी इसके नष्ट होने के क्या परिणाम सामने आते हैं। इनकी जो व्यवस्था थी वो राजतंत्रात्मक थी। हालांकि मौर्यों की तरह यहाँ केंद्रीकृत जो व्यवस्था थी वो नहीं पाई जाती थी, लेकिन फिर भी जो राजा इस समय हुए हैं वो प्रतापी रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो इनका जब पतन होता है तो इससे क्या नतीजे, क्या दुष्प्रभाव सामने आते हैं, ये देखने के लिए यहाँ स्पष्ट होता है। देखिए, जब कोई बड़ा साम्राज्य टूटता है, जैसे कि गुप्त साम्राज्य था, ऐसे ही मौर्यों का भी पतन होता है, तो यही स्थितियां उत्पन्न होती हैं। गुप्त और मौर्यों के बीच में छोटे छोटे राजवंशों का जो जिक्र है वो आपने पीछे देखा है। वैसे ही यहाँ जब गुप्त साम्राज्य का अंत होता है तो भारत के विभिन्न हिस्सों में राजनीतिक सत्ता के अनेक स्वतंत्र केंद्र उभरने लगते हैं। गुप्तकालीन जो सामंत होते हैं वो अपनी अपनी महत्वाकांक्षाओं के जरिए नए नए राज्यों का सृजन करते हैं और नए नए राज्यों का उदय और नए शासकों का यहाँ पे प्रतिनिधित्व दिखाई देता है। भारत के बहुराज्यवादी व्यवस्था के विस्तार का प्रारंभ यहीं से होता है। मतलब छोटे छोटे राज्यों में भारतवर्ष बढ़ जाता है। जो चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य का स्वप्न था अखंड भारत वाला, वो यहाँ पे टूटता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद जाति व्यवस्था बहुत ज्यादा जटिल हो गई थी और समाज जो था वो रूढ़िवादी हो गया था। समझ लीजिए, भारतीय समाज की जो पराकाष्ठा थी वो मौर्य वंश में थी, और जैसे ही मौर्य साम्राज्य का पतन आरंभ होता है उसकी पराकाष्ठा जो है वो धूमिल होने लगती है। गुप्त साम्राज्य में वो कुछ हद तक संभलती है, लेकिन गुप्तों की सबसे बड़ी खामी थी इनका केंद्रीकृत न होना, मतलब एक जगह एक केंद्र स्थापित न करना। और यही नतीजा होता है कि ये बाद में बिखर कर छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है और यहाँ से हमारी जो पुरातन सभ्यता है इसका पतन आरंभ हो जाता है और इसका फायदा बाहरी लोग उठाते हैं। तो यहाँ जो हमारा समाज था वो रूढ़िवादी हो जाता है और जाति व्यवस्था काफी कठोर हो जाती है। अर्थव्यवस्था का पतन आरंभ हो जाता है और सामंतवाद की जो जड़ें हैं वो मजबूत होती हैं। आप आगे देखेंगे, जब आप आगे इतिहास की जो व्याख्या है इसका अध्ययन करेंगे तो देखेंगे कि जो जागीरदारी व्यवस्था है जिसमें जागीरें देने का प्रावधान था, उसको समय समय पर कुछ शासक जो है वो रोक देते हैं। वो शासक काफी अपने समय के योग्य माने जाते हैं। वो कौन है इसका भी जिक्र हम आगे देखेंगे, आप जानते भी होंगे। जागीरदारी व्यवस्था पर रोक लगा देते हैं और नगद वेतन देने की शुरुआत करते हैं। अपने सामंतों या अपने सैनिकों को नगद वेतन देने का आरंभ करते हैं और जागीरें नहीं देते। पहले के समय में क्या था कि किसी सैनिक ने या किसी सेनापति ने अपनी वीरता दिखाई तो उसको बदले में जमीन दान में दे दी जाती थी और उसी को जागीर कहा जाता था। अब ऐसे करते करते उसके पास बहुत सारी जमीन हो जाती थी और जब उसके पास एक अच्छा खासा जमीन का टुकड़ा हो जाता था तो वो जमींदार या सामंत बनना चाहता था और सामंत बन जाता था तो उसके अधीन कुछ लोग वहां पे प्रजा के रूप में हो जाते थे। मतलब वो छोटा मोटा राजा बन जाता था और उसके बाद उसकी महत्वाकांक्षाएं और ज्यादा बढ़ती थी और वो अपने ही राजा पर कब्जा जमाना चाहता था। तो इस प्रकार के लोग सिर न उठाएं, इसलिए बाद में जागीरदारी व्यवस्था पर लगाम लगाने का प्रयास किया गया है। फिलहाल यहाँ पर जो सामंतवाद है वो काफी मजबूत हो जाता है और उत्तर भारत में राजनीतिक अव्यवस्था फैल जाती है, अराजकता फैल जाती है। मतलब कुछ भी स्थिर नहीं होता है, सब एक दूसरे से लड़ने झगड़ने में व्यस्त रहते हैं। राजनीतिक अस्थिरता और छोटे राज्यों के बनने के कारण जो विदेशी आक्रमणकारी थे उनकी बाछें खिल जाती हैं और वो भारतीय हिस्सों को जीतने के लिए एकदम दौड़ पड़ते हैं। वो चाहते तो पहले से ही उनकी लार टपक रही थी
और यहाँ पर वो दौड़ कर आते हैं और जीत लेते हैं। ये चीजें यहाँ स्पष्ट होती हैं। इसके बाद पाल वंश को हमने पीछे बहुत देखा है, यहाँ थोड़ा सा और देख लीजिए। पाल वंश की स्थापना बौद्ध धर्म के अनुयायी गोपाल ने की थी। ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था, बौद्ध धर्म का को स्वीकार करने वाला नहीं था, उसका अनुकरण जरूर करता था। इसका नाम गोपाल है। गोपाल ने बिहार शरीफ के निकट ओदंतीपुर विहार की स्थापना करवाई थी। ओदंतपुर विहार या ओदंतीपुर विहार, इसकी स्थापना ये करवाता है। इसके बाद धर्मपाल का नाम खास है और इनकी जो उपाधियां हैं उसमें परमेश्वर, परम भट्टारक और महाराजा धीराज जैसी जो उपाधियां हैं वो गिनी जाती हैं। यह गोपाल का पुत्र और उसका उत्तराधिकारी था। इसने कन्नौज के त्रिदलीय संघर्ष की शुरुआत की थी, मतलब उसमें ये अपना योगदान देता है। इसके बाद गुजराती कवि सोडल, ये जो सोडल नाम के गुजराती कवि हैं, इन्होंने धर्मपाल को उत्तरापथ का स्वामिन कहा है। उत्तरापथ और दक्षिणापथ उस समय महत्वपूर्ण क्षेत्र या राजमार्ग के आसपास के इलाके हुआ करते थे, तो उत्तरापथ का जो स्वामी है वो धर्मपाल को इसने बताया है। और किसी एक पथ पर कब्जा करने का मतलब है कि आप काफी ज्यादा वर्चस्वशाली हैं, मतलब प्रभावशाली हैं। इसके बाद धर्मपाल ने कन्नौज के राजा इंद्रायुद्ध को हराया था और चक्रायुद्ध को अपने संरक्षण में कन्नौज का राजा बनाया। मतलब वहां पर जो इंद्रायुद्ध तत्कालीन राजा था, ये राजा का नाम है, इसको ये हरा देता है और उसी के उत्तराधिकारी के तौर पे चक्रायुद्ध को वहां स्थापित करता है, जो कि इसके कहने में रहता है, इसकी बात मानकर वहां शासन करता है। इसके बाद धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की है, ये तो आप जानते ही हैं। धर्मपाल के शासनकाल में ही यात्री सुलेमान भारत आता है और धर्मपाल को या इसके पूरे शासन क्षेत्र को इसने रूहमा कहा है। इसके बाद देवपाल का नाम देख रहे हैं आप। देवपाल ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था और देवपाल ने प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया था, मतलब बहादुर यह भी था। और देवपाल को परम सौगात की उपाधि प्राप्त है। इसके बाद महिपाल प्रथम का नाम आप देखते हैं। इसे पाल वंश का दूसरा संस्थापक भी माना जाता है, मतलब पाल वंश को फिर से जीवित करने का काम इसने किया। इसके बाद गुजरात का चालुक्य वंश। गुजरात के चालुक्य वंश की स्थापना मूलराज प्रथम ने की थी और अपनी राजधानी अहिनबाड़ को बनाया था। यहाँ पर गुजरात का जो चालुक्य वंश है, इसके संस्थापक कौन है? मूलराज प्रथम है और राजधानी थी अहिनबाड़ या अहिनवाड़ा। इसके बाद भीम प्रथम के सामंत विमल शाह ने ये दिलवाड़ा का जैन मंदिर बनवाया था, जिसका चित्र आपने पीछे देखा था। ये विमल शाह के द्वारा बनवाया गया है, जो कि मंत्री था, मंत्री या सामंत था भीम प्रथम का। तो राजा का संरक्षण था, राजा का नाम है भीम प्रथम। इसके बाद भीम प्रथम के समय में ही महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था और काफी भारी लूटपाट की थी। और ये जो राजा था ये पीठ दिखाकर भाग जाता है, वहां रुकता नहीं। इसके बाद मूलराज द्वितीय ने 1178 में आबू पर्वत के पास मोहम्मद गोरी को परास्त किया था। तो मूलराज द्वितीय के द्वारा वीरता दिखाई गई, लेकिन उससे पहले भीम प्रथम ने यहाँ पर कायरता दिखाई और वो वहां से भाग खड़ा होता है। 1187 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने भीम द्वितीय को परास्त किया था। तो इस प्रकार से कुछ जानकारियां यहाँ प्राप्त होती हैं अलग अलग शासकों की, जो कि चालुक्य वंशीय शासक है और इनका जो शासन क्षेत्र है वो गुजरात में है। यहाँ पर हमने सोमनाथ मंदिर का जिक्र देखा, जो कि मध्यकालीन आक्रमणों का शिकार होता है। ये शिव मंदिर था और समुद्र तट पर बना हुआ था। इसके बाद चंदेल वंश। चंदेल वंश को जेजाक भुक्ति वंश भी कहा जाता है। यहाँ पर भुक्ति शब्द जो है ये 2 बार दे दिया है, जेजाक भुक्ति भुक्ति। तो ये जेजाक भुक्ति वंश है, इसका मूल नाम है चंदेल वंश। चंदेल वंश का पहला राजा था नन्नुक, मतलब ये प्रथम शासक था। और यह चंदेल कौन थे? तो ये प्रतिहारों के सामंत थे। प्रतिहार वंश जो था उसमें ये सामंत हुआ करते थे और बाद में ये स्वतंत्र राजा बन जाते हैं। यशोवर्मन ने खजुराहो के चतुर्भुज मंदिर यानी विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था। चतुर्भुज किसको कहा जाता है? ये रेखा गणित में एक आकृति है और भगवान विष्णु का पर्यायवाची है। दोनों ही रूप में चतुर्भुज आप देखते हैं। तो यहाँ पर चतुर्भुज जो शब्द है ये भगवान विष्णु के लिए इस्तेमाल होता है। और ये विष्णु मंदिर बनवाने वाला जो शासक है वो यशोवर्मन है, जिसका संबंध चंदेल वंश से है। इसके बाद धंगदेव का नाम आता है। धंग का नाम आपने पीछे भी देखा है। तो ये जो धंगदेव है, इन्होंने खजुराहो में अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया, लेकिन उस पर मध्यकालीन छाप दिखाई देती है और इसीलिए वो वासना के शिकार हो गए। इसके बाद कीर्तिवर्मन, इन्होंने महोबा के निकट कीरत सागर का निर्माण करवाया अपने नाम पे, कीर्ति सागर या कीरत सागर, ये झील थी। इसके बाद चौहान वंश को आप देख लीजिए, शाकंबरी अजमेर के पास वाला। शाकंबरी में चौहान वंश की स्थापना वासुदेव ने की थी। संस्थापक कौन है? वासुदेव। इसके बाद अजय राय ने या अजय राज ने अजमेर, जिसे कि उस समय अजय मेरू कहा जाता था। देखिए यहाँ अजमेर का जो पुराना नाम है वो क्या है? अजय मेरू है। किसके नाम पर? तो अजय राज के नाम पे। इस नगर की स्थापना करने वाला अजय राज था और बाद में से अजमेर के नाम से जानने लगे।
तो अजय मेरू की स्थापना हुई। उसके बाद प्रारंभ में चौहान शासक प्रतिहारों के सामंत थे, तो प्रतिहारों से ही इनका भी उदय हुआ था। उन्हीं के सामंत के तौर पे, जमींदार के तौर पे ये भूमिका निभा रहे थे। बाद में राजा बन जाते हैं। और 10वीं शताब्दी के प्रारंभ में वाकपति राज प्रथम ने प्रतिहारों से स्वयं को आजाद कर लिया, मतलब अपना एक स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया। इसके बाद अर्णोराज, इन्होंने दिल्ली, बुंदेलखंड और पंजाब के कुछ हिस्सों को जीता था, लेकिन गुजरात के चालुक्य शासक कुमारपाल ने इसे हरा दिया था। ये सारी सूचनाएं यहाँ पर चौहान वंश के संदर्भ में हम देख रहे हैं। और विग्रहराज चतुर्थ, जिन्हें कि बिसल देव या बीसल देव भी कहा जाता है, बीसल देव रासो आपने देखा होगा ग्रंथ का नाम, तो ये किससे संबंधित है? ये विग्रहराज से जुड़ी हुई है, जिन्हें कि सामान्य टूटी फूटी भाषा में, स्थानीय भाषा में बिसल देव कहा जाता था। इन्होंने कुमारपाल को हराकर दिल्ली पर फिर से अधिकार किया था, मतलब दिल्ली को एक बार फिर से अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। और ये संस्कृत भाषा के बहुत बड़े विद्वान थे, इन्होंने बहुत सारे संस्कृत नाटकों और काव्यों की रचना की थी। इसके बाद पृथ्वीराज चौहान को देख लीजिए। चौहान वंश के बारे में हम देख रहे हैं, तो यहाँ चौहान जब शब्द आता है तो पृथ्वीराज चौहान का नाम सबसे पहले आता है। इनको देखिए, ये तृतीय थे, तीसरे नंबर के थे, पृथ्वीराज चौहान तृतीय। इनका अन्य नाम राय पिथौरा भी था। यह सोमेश्वर के बेटे थे, सोमेश्वर इनके पिता का नाम था। 1178 में ये दिल्ली की गद्दी पर बैठते हैं और 1182 में पृथ्वीराज चौहान का चंदेल शासक परमादिदेव के साथ युद्ध होता है, जिस युद्ध का ब्यौरा हमने पीछे देखा है। इसमें परमादिदेव जो है वो हार जाता है और यहीं पर उसके जो सेनापति होते हैं आल्हा उदल, वो वीर गति को प्राप्त होते हैं, बहुत बहादुरी से लड़ते हैं। उनकी वीरता ही यहाँ काबिले तारीफ है। मतलब जीतता तो है पृथ्वीराज चौहान, लेकिन युद्ध का जो असली श्रेय है वो आल्हा उदल के जिम्मे चला जाता है। इसके बाद तराइन का पहला युद्ध, तराइन के 2 युद्ध हुए हैं, आप जानते हैं तराइन स्थान का नाम है। 2 युद्ध एक के बाद एक हुए हैं और दोनों युद्धों का परिणाम एक दूसरे के जस्ट अपोजिट था और दोनों युद्धों का परिणाम एक जैसा रहा होता। दोनों में जो मोहम्मद गोरी है वो हार कर यहाँ से भाग गया होता, लेकिन पृथ्वीराज चौहान यहाँ पर दूसरे वाले युद्ध में अकेले पड़ जाते हैं। यहाँ पर उनके जो मित्र राजा और बाकी राजपूत हैं वो चले जाते हैं जयचंद के फेवर में और वो सपोर्ट करने लगते हैं मोहम्मद गोरी को। तो ऐसे में इनकी पराजय होती है, धोखे के ये शिकार होते हैं। तो तराइन का जो पहला युद्ध है ये 1191 में होता है। परिणाम क्या था आप जानते ही हैं, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में होता है। इसमें मोहम्मद गोरी बुरी तरह से हारता है और अपनी सेना के साथ वापस लौट जाता है और घायल भी होता है। ये देखिए, मतलब ये बहुत वीरता से उसके साथ मुकाबला करते हैं। इसके बाद तराइन का जो दूसरा युद्ध था, इसमें पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में फिर से लड़ाई होती है और इसमें जयचंद जो है वो यहाँ पर सपोर्ट करते हैं मोहम्मद गोरी को। देख लीजिए 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में, इसमें पुनः मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान से युद्ध करता है, परंतु गोरी ने कुछ समय बाद प्रातः काल में चौहान की सेना पर आक्रमण किया। यहां पर धोखा, सीधा सीधा धोखा, मतलब युद्ध की घोषणा जब होती है तब उसके बाद युद्ध होता है, लेकिन यहां पर ये क्या करता है, धोखे से हमला करता है। उस समय जब सैनिक अभी निद्रा अवस्था में होते हैं या सोकर उठ रहे होते हैं, इन्हें हमले का आभास नहीं होता है, वो निहत्थे होते हैं। ऐसे में बाहर से आक्रमणकारी आते हैं और गला काटने लगते हैं और इस वजह से सेना को हमले का आभास नहीं होता है और चौहान की हार होती है और चौहान को बंदी बना लिया जाता है। बंदी बनाकर मोहम्मद गोरी के सामने पेश किया जाता है और वो भी कैसे, अंधा करके, आंखें दोनों फोड़ डाली जाती हैं। जब आंखें फोड़ डाली जाती हैं तो ये देख नहीं पाते और इन्हें, मतलब इनका मजा लेने के उद्देश्य से यहाँ पर मोहम्मद गोरी इनसे हंसी मजाक करता है, मतलब इनके ऊपर व्यंग करता है और साथ में चंद्र बरदाई जो है वो वहीं मौजूद रहता है, मतलब वो मोहम्मद गोरी के पास में ही ऐसे खड़ा रहता है, क्योंकि पूरा राज्य ही उसके कब्जे में आ गया रहता है। राजा ही जब बंदी बन गया तो पूरा राज्य उसके अधीन हो गया। तो जो चंद बरदाई था वो इनका मित्र था, मतलब पृथ्वीराज चौहान का। तो वो मोहम्मद गोरी से कहता है कि मेरे मित्र जो है वो शब्द भेदी बाण चलाने में काफी माहिर हैं। शब्द भेदी बाण का मतलब ये होता है कि आप आवाज सुनकर बिना देखे तीर चलाइए और वो सटीक जाकर निशाने पर लगे। ऐसा जो तीर चलाने का कौशल था वो महाराज दशरथ के पास भी था और इस कौशल का उपयोग उन्होंने किया और श्रवण कुमार को जाकर तीर लग गया गलती से और उसके बाद उन्हें भयंकर श्राप मिलता है और परिणाम आप जानते ही हैं कि क्या हुआ था। तो वैसा ही बाण चलाने में ये सिद्ध हस्त है, ऐसा चंद बरदाई ने गोरी को बताया। तो गोरी को बड़ा आश्चर्य होता है कि कोई आदमी ऐसा तीर कैसे चला सकता है, मतलब केवल आवाज सुनकर एकदम सटीक लक्ष्य को भेदना। तो वो देखना चाहता है, तमाशा देखने के उद्देश्य से बैठा ही रहता है, जीत की खुशी मना रहा होता है कि भाई तराइन का युद्ध हमने जीत लिया, मतलब ये एक तरह से राजपूतों पे बड़ी विजय है हमारी। तो उसके बाद वो तमाशा देखने के उद्देश्य से करता ये है कि एक धनुष और सिर्फ एक बाण, एक बड़ा सा धनुष और सिर्फ एक तीर जो है वो पृथ्वीराज चौहान को दिलवाता है
और उनसे कहता है कि आपके पास सिर्फ एक अवसर है और दिखाओ अपना कौशल, मतलब तुम कितने बहादुर हो और कितने कुशल हो इस प्रकार के तीर को चलाने में, इसका प्रदर्शन करो, लेकिन मौका सिर्फ एक ही है। और जब ये तीर कमान पर चढ़ाते हैं पृथ्वीराज चौहान, अंधे हो ही गए रहते हैं, मतलब दिखाई तो दे नहीं रहा है, तो जब ये तीर कमान पर चढ़ाते हैं तो उस समय चंद बरदाई जो कि इनका मित्र और कवि रहता है, वो एक कविता पढ़ता है और उस कविता के माध्यम से पृथ्वीराज चौहान समझ जाते हैं कि मोहम्मद गोरी कहाँ पे बैठा हुआ है, और वो उसी को टारगेट बनाकर तीर चलाते हैं और तीर एकदम सही निशाने पर लगता है और गोरी जो है वो घायल हो जाता है। इस प्रकार की कहानी है और इसका वर्णन जो है वो पृथ्वीराज रासों में आपको प्राप्त होता है। और वो कविता जो थी उसमें ये कहा गया था, चंद बरदाई ने पृथ्वीराज चौहान से कहा कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। मतलब 4 बांस, बांस का मतलब लट्ठा, तो 4 लट्ठा 24 गज और 8 अंगुल की दूरी पर आपसे सुल्तान बैठा हुआ है सिंहासन पर। इतनी ही दूरी है, बस इतना ही दूरी है, इसका मैं प्रमाण दे रहा हूं। और अब चूकना मत, चूको मत चौहान, और चौहान सही में नहीं चूकते हैं और तीर चलाते हैं और सही निशाने पर जाकर लगता है। तो इस प्रकार का कौशल इनका रहता है, लेकिन अपने मित्रों के धोखे का ये शिकार होते हैं। आगे चलते हैं, यहाँ पर कारण आप देख लीजिए। तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हारे नहीं होते। अब हार क्यों गए तो उसके कारण की समीक्षा यहाँ की गई है। प्रथम युद्ध में गोरी की भागती सेना का पीछा, ये इन्हें पराजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मतलब क्या है इसका, सेना का वो पीछा करते ही नहीं है, वो युद्ध के मैदान से डर कर भाग गया, घायल हो गया और वहां से पलायन कर गया, तो उसी से वो संतुष्ट हो जाते हैं कि ये तो डर गया और दोबारा फिर सिर उठाने का साहस नहीं करेगा। लेकिन उसको गलत आंकते हैं, वो आक्रमणकारी होता है, लूटने पाटने और यहाँ आक्रमण के उद्देश्य से आया ही रहता है, तो वो बार बार प्रयास करता। तो इन्हें चाहिए था ये कि जब ये आक्रमण किए थे और उसे पराजित कर ही रहे थे तो पूरी तरह से मार डालना चाहिए था, मतलब वहीं पर हरा देना चाहिए था, उसकी पूरी सैन्य शक्ति को छिन्न भिन्न कर देना चाहिए था, लेकिन ऐसा ये करते नहीं। इसके बाद दूसरा जो हारने का कारण था वो संयोगिता के साथ प्रेम प्रसंग में व्यस्त रहना था। संयोगिता ये जयचंद की बेटी थी, उसके साथ ये प्रेम में डूबे थे और अगले हमले का आभास नहीं कर पाते हैं। मतलब एक हमला करते हैं या एक युद्ध लड़ते हैं और उस जीत में इतने मदमस्त हो जाते हैं कि उसके बाद ये रास रंग में डूब जाते हैं। इसके बाद राजपूतों की जो वंशगत प्रतिष्ठा थी और अपने राज्य के जो हित थे उन्हें ये सर्वोपरि नहीं मानते थे और इसी वजह से यहाँ पर ईर्ष्या पनपती है। मतलब ये बाकी राजपूतों की भावनाओं की कद्र नहीं करते हैं और राजपूतों के गौरव का मान नहीं रखते हैं, ऐसा यहाँ कहा गया है। और ऐसा क्यों कहा गया है, क्योंकि संयोगिता को ये भरे स्वयंवर से उठा कर ले आते हैं और इस प्रकार से जयचंद की जो प्रतिष्ठा है वो धूमिल होती है और उसी का बदला लेने के लिए वो गोरी को सपोर्ट करता है। इसके बाद तराइन का जो दूसरा युद्ध था उससे पहले गोरी से समझौता वार्ता के संपूर्ण काल में पृथ्वीराज ने अपनी सेना को युद्ध के लिए सतर्क नहीं किया। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर तराइन के पहले युद्ध और दूसरे युद्ध के बीच में संधि समझौते के लिए एक वार्ता चल रही थी। मोहम्मद गोरी जो था ये संधि का प्रस्ताव रखता है कि चलिए आपने हमें पराजित किया, हम जीत नहीं पा रहे हैं, तो यहाँ संधि कर लेते हैं, समझौता कर लेते हैं। और अभी बातचीत चली रही थी कि एकाएक एक दिन सुबह ही सुबह ये सेना पर इनके अटैक कर देता है और असावधानी में ये लोग हार जाते हैं, मतलब मारे जाते हैं। इस प्रकार की चीजें हैं। तो सेना को युद्ध के लिए ये सचेत नहीं करते हैं, इनके सैनिक सचेत नहीं रहते हैं और वहां से आक्रमण होता है। और संयोगिता वाला जो प्रकरण है ये तो आप जानते ही हैं। मतलब यहाँ पर इसकी जो जानकारी है ये चंद्र बरदाई के द्वारा दी जाती है। इसके अलावा अबुल फजल और चंद्रशेखर के जो लेख है उससे भी प्राप्त होती है और कुछ इतिहासकार इसे सिर्फ कहानी मानते हैं। इसके बाद यहाँ पर उसके बारे में कहा गया है कि संयोगिता जो थी वो गढ़वाल के राजा जयचंद की बेटी थी और पृथ्वीराज के साथ इनका प्रेम संबंध था। जयचंद और पृथ्वीराज के बीच शत्रुता थी। शत्रुता कैसे बनी, वही स्वयंवर में जो किडनैपिंग हुई थी उसकी वजह से और इसी शत्रुता की वजह से, मतलब इसी दुश्मनी की वजह से जयचंद ने मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। यहाँ पर इनविटेशन दिया बकायदा कि आओ और हमला करो। तो इस प्रकार की चीज दिखाई देती है। और उसके बाद जयचंद और पृथ्वीराज चौहान के बीच शत्रुता उस समय चरम सीमा पर पहुंच गई थी जब अपहरण ये करते हैं, मतलब संयोगिता का अपहरण करते हैं। देखिए यहाँ पर मतभेद जो दोनों के बीच में था उसका कारण सिर्फ संयोगिता ही नहीं थी, और भी कारण थे। क्योंकि यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान जो थे उस समय राजपूतों के लीडर हुआ करते थे। मतलब राजपूत राजा जो अपने देश के थे, जो कि बहादुर योद्धाओं में गिने जाते थे, जुझारू होते थे, तो इन योद्धाओं के वो नेता कहे जाते थे। और यहाँ पर उनके और जयचंद के विचारों में मतभेद था, मतलब दोनों के विचार आपस में मेल नहीं खाते थे। तो मनमुटाव तो पहले से ही था, लेकिन वो दुश्मनी में तब तब्दील हो जाता है जब इनकी बेटी के साथ ये विवाह कर लेते हैं इसकी मर्जी के खिलाफ। तो यहाँ पर कुछ चीजें हैं। इसके बाद चंद बरदाई के बारे में देख लीजिए। तो यह पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि था।
इसने पृथ्वीराज रासो नाम का काव्य लिखा है और ये जो काव्य है ये अपभ्रंश भाषा में, इसकी जो भाषा है वो अपभ्रंश है, मतलब ये विशुद्ध भाषा नहीं है, टूटी फूटी और मिश्रित भाषा है। इसके बाद जयानक को देख लीजिए, ये भयानक नहीं है, जयानक है, इनका नाम जो है थोड़ा विचित्र है। तो जयानक जो है इन्होंने पृथ्वीराज विजय नाम का जो संस्कृत का महाकाव्य है उसको लिखा था, मतलब इनकी जो काव्य की भाषा है वो संस्कृत है। मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर कुछ समय बाद उनकी हत्या कर दी थी और पृथ्वीराज चौहान के पुत्र गोविंद को अपनी अधीनता में अजमेर का राजा बनाया। यहाँ पर वो खुद अपने प्रतिनिधियों को राजा नहीं बनाता है बल्कि राजपूतों में से ही किसी एक को चुनता है। तो यहाँ पर गोविंद को वो इसलिए चुनता है क्योंकि ये कमजोर पड़ता है, ये उतना शक्तिशाली नहीं रहता है कि इसका विरोध कर सके, तो अपने अधीन सम्राट के तौर पे यहाँ उसे नियुक्त करता है। पृथ्वीराज चौहान के बाद भारतीय राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत होती है और वो अध्याय अच्छा नहीं था। अच्छा क्यों नहीं था? क्योंकि वहां पर जो हमारी देशज संस्कृति थी वो तहस नहस हो जाती है, इसलिए अच्छा नहीं था। सभ्यता कोई खराब नहीं होती, चाहे वो बाहर से आए या अंदर वाली हो, लेकिन जो मूल सभ्यता है उसको खो देना ये कहाँ तक की बुद्धिमानी है, और वो यहाँ पर दिखाई देता है, इसे आप देख भी रहे हैं। तो राजपूतों की शक्ति का यहाँ पे एक तरह से अंत हो जाता है। पृथ्वीराज चौहान के रूप में जो अंतिम सूर्य था वो अस्त हो जाता है और उसके बाद फिर चंदावर का युद्ध होता है। वहां पर जयचंद को उसकी करनी का दंड मिलता है, मतलब वो भी मार डाला जाता है। उसको लगता है कि मोहम्मद गोरी जो है उसको सिर पर बैठा लेगा, लेकिन मोहम्मद गोरी का जो मूल पर्पज होता है वो समझ ही नहीं पाता और अंत में वो भी मारा जाता है। तो इस प्रकार की चीजें होती हैं। इसके बाद जो राष्ट्रकूट वंश है इसको देख लीजिए। देखिए दोस्तों, राष्ट्रकूटों के जो अभिलेख हैं जहां से हमें इसके प्रमाण प्रस्तुत होते हैं, वह अभिलेख मूल स्थान उनका जो है वो लटलूर है, जिसे कि लातूर वर्तमान में कहा जाता है। ये बीदर जिला है, यहां से प्राप्त हुए माने जाते हैं। लेकिन बाद में एलिचपुरा, और ये एलिचपुरा है बरार वाला क्षेत्र, यहां पर इस वंश का राज्य स्थापित होता है। तो स्थितियां अलग अलग है, जहां से अभिलेख मिले हैं वहां पर इस राज्य की स्थापना नहीं हुई थी, ऐसा माना जाता है। दंतिदुर्ग ये राष्ट्रकूटों में स्वतंत्र राज्य की स्थापना करने वाला पहला राजा था और इसकी राजधानी आपने पीछे देखी है, मालखंड या मान्यखेत थी। दोनों नाम एक ही चीज के हैं, मतलब एक ही क्षेत्र है, और ये राजधानी थी। इसने यानी दंतिदुर्ग ने चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन को परास्त कर अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की थी। मतलब चालुक्यों के अधीन ये सामंत हुआ करते थे, तो पहला सामंत था दंतिदुर्ग, जिसने कि अपने आप को आजाद घोषित किया। इसके बाद चालुक्य शासक विक्रमादित्य ने इसे पृथ्वी बल्लभ का मतलब क्या? पृथ्वी का राजा। वल्लभ मतलब होता है सम्राट, तो यहां पर पृथ्वी का राजा या खडवा लोक की उपाधि दी थी। इस प्रकार की जो बहादुरी को प्रदर्शित करने वाली टाइटल है वो इसे चालुक्यों के द्वारा दी गई थी और चालुक्य शासक थे विक्रमादित्य। बाद में यही जो बहादुरी है ये इसकी महत्वाकांक्षा में बदलती है और ये नया राज्य बना लेता है, जो कि राष्ट्रकूट वंश के रूप में देखा जाता है। इसके बाद दंतिदुर्ग ने महाराजाधिराज, परमेश्वर और परम भट्टारक की उपाधि को धारण किया था। तो देख लीजिए ये तीनों ही जो उपाधियां हैं, महाराजाधिराज, परमेश्वर और परम भट्टारक, ये तीनों ही उपाधियां बहुत ज्यादा लोकप्रिय हैं। बार बार शासक जो है इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके बाद दंतिदुर्ग ने हिरण्य गर्भदान नाम का जो महायज्ञ है उसको करवाया था। ये दान यज्ञ था, इसका आयोजन इसने करवाया था। कृष्ण प्रथम को आपने पीछे देखा है, यहाँ भी उसका वर्णन किया गया है। कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण इसी ने करवाया था। ये द्रविड़ शैली का बना हुआ है और एलोरा में स्थित है। कृष्ण प्रथम ने चालुक्य राज्य का अस्तित्व समाप्त कर दिया था। चालुक्यों का जो पूरा राज्य क्षेत्र था उसकी अंतिम नींव भी इसने उखाड़ दी थी। इसके बाद गोविंद तृतीय का नाम आता है। इसने पल्लवों, पांड्यों और जो केरल और गंग क्षेत्रीय राजा थे उनके संघ को नष्ट कर दिया और दक्षिण में अपनी सर्वोच्च सत्ता, या एक तरह से कह लीजिए जो चहुमुखी सत्ता होती है, मतलब चारों ओर फैली हुई सत्ता, उसको स्थापित किया। तो ये काफी प्रतापी था। इसके बाद अमोघ वर्ष, ये अंतिम महान शासक था इस वंश का, यानी राष्ट्रकूटों का। अमोघ वर्ष ने, ये काफी विद्वान भी था, महान होने के साथ साथ विद्वान भी था। ये कन्नड़ भाषा में कविराज मार्ग और प्रश्नोत्तर मल्लिका की रचना करता है। कन्नड़ का ये विद्वान रहता है। और दरबारी कवि में जिनसेन को देखा जाता है, जिन्होंने आदि पुराण की रचना की और यह जैन मतावलंबी थे। आगे देखते हैं शक्टायन ने अमोघ वृत्ति की रचना की थी। जबकि महावीराचार्य, ये सब दरबारी विद्वान लोग हैं, इन्होंने गणित सार संग्रह की रचना की थी। इस प्रकार के विभिन्न क्षेत्रों के ग्रंथ यहाँ पर रचे जाते हैं। राष्ट्रकूटों का जो राज चिन्ह था वो गरुड़ था। गरुड़ मतलब ईगल की बात की जा रही है, जो कि पक्षियों का राजा होता है। इसके बाद राष्ट्रकूटों की जो मुद्राएं थी उसमें कलंज है, गाहवंक है और कसु है। ये अलग अलग धातुओं और अलग अलग आकार प्रकार से बने हुए सिक्के हुआ करते थे। इसके बाद गोविंद चंद्र, यहां तक हमने राष्ट्रकूटों को देखा।
गोविंद चंद्र गढ़वाल की रानी, ये गढ़वाल वंश की बात हो रही है। तो जो गोविंद चंद्र गढ़वाल थे उनकी रानी बौद्ध मत को मानने वाली थी, ये बुद्ध में भरोसा करती थी। इन्होंने सारनाथ में धर्मचक्र जिन विहार बनवाया था। सारनाथ का जो धर्मचक्र जिन विहार है वो इनके द्वारा बनवाया गया था। गोविंद चंद्र, इनके जो मंत्री थे लक्ष्मीधर, इन्होंने कृत्य कल्पतरु नाम के ग्रंथ की रचना की थी जो कि 14 अध्यायों वाला है। और इसी गढ़वाल वंश का जो अंतिम शासक था वो जयचंद था, जिसके बारे में हमने पीछे देखा, और उसकी हत्या मोहम्मद गोरी के द्वारा करवा दी जाती है। मतलब वो युद्ध के मैदान में ही मारा जाता है। हालांकि युद्ध के मैदान में मारे जाने का साक्ष्य कम मिलता है, लेकिन फिर भी ऐसा ज्यादातर इतिहासकार जो लोग हैं वो मानते हैं कि वो युद्ध में ही मारा जाता है। इसके बाद हम्मीर महाकाव्य की अगर बात की जाए तो इसमें चौहानों को सूर्यवंशीय क्षत्रिय बताया गया है, मतलब ये सूर्यवंशीय थे। हम्मीर महाकाव्य और पृथ्वीराज विजय के अनुसार चौहान सूर्य के पुत्र चाहमान नामक पूर्वज के वंशज थे। मतलब सूर्य के एक बेटे थे जिनका नाम था चाहमान, और उन्हीं से इस वंश की नींव डाली गई, इसीलिए ये अपने आप को चौहान कहते थे। चाहमान से बना हुआ है चौहान। ये 4 अग्निकुलों में से एक थे। ऐसा माना जाता था कि ये जो राजपूत हैं, राजपूत मतलब राजपुत्र, तो ये अग्नि से उत्पन्न हुए हैं, और अग्नि से कुल मिलाकर राजपूतों के 4 कुलों की उत्पत्ति हुई है। तो उन 4 कुलों में से यह भी एक है, मतलब इनका भी जन्म अग्नि से ही हुआ है। इसका मतलब क्या है कि ये प्रतापी हैं, वीर हैं और पवित्र हैं। अग्नि के ये गुण होते हैं, वो प्रखर होती है और पवित्र होती है। इसके बाद कुछ और चीजें हैं। इस वंश के प्रारंभिक शासकों में वासुदेव और गुवक का नाम उल्लेखनीय है। ये सब प्रारंभिक हैं, वासुदेव हैं और गुवक हैं। इसके बाद जेजाक भुक्ति वंश को देख लीजिए। जेजाक भुक्ति वंश, ये नाम क्यों रखा गया? स्थान के नाम के आधार पर रखा गया। जेजाक भुक्ति ये क्षेत्र का नाम है, और किसको कहा जाता था? बुंदेलखंड को। यूपी का जो बुंदेलखंड वाला एरिया है उसको पहले के समय में जेजाक भुक्ति कहा जाता था। और यहां पर चंदेल वंश की जो स्थापना हुई उसकी वजह से उसे जेजाक भुक्ति वंश के नाम से भी जाना गया। तो यह जो चंदेल वंश था यहाँ का, इसके संस्थापक थे नन्नुक के पौत्र, नन्नुक नाम के जो व्यक्ति थे उनके पौत्र जय सिंह। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक चीज है, चंदेल वंश की स्थापना किसने की थी? ये तो नन्नुक ने ही की थी, इसमें कोई डाउट नहीं है। चंदेल वंश के जो संस्थापक हैं वो नन्नुक हैं। अब यहाँ पर जेजाक भुक्ति नाम कहाँ से आया ये स्पष्ट करना है। तो जेजाक भुक्ति नाम यहाँ से आया है। इनके पौत्र का नाम था जय सिंह, और उन्हीं को जेजा कहा जाता था, जीजा नहीं जेजा, ठीक है। तो यहाँ पर जेजा के नाम पर यह जो प्रदेश है यह जेजाक भुक्ति कहलाया। जेजाक भुक्ति यानी जेजाक के या जेजा के अधीन आने वाली भुक्ति या क्षेत्र। तो जेजाक भुक्ति ही बाद में बुंदेलखंड के नाम से जाना जाता है, और यहाँ पर इनका शासन होने की वजह से इस वंश को ही जेजाक भुक्ति वंश कहा जाने लगा। अब खजुराहो लेख में जो शासक हर्ष हैं उन्हें परम भट्टारक या परम भट्टारक के नाम से संबोधित किया गया है, जबकि शासक धंग ने महाराजाधिराज की पदवी को धारण किया था। तो ये सब उस समय की प्रचलित उपाधियां हुआ करती थी, चाहे परम भट्टारक हो या महाराजाधिराज हो। इसके बाद प्रयाग के संगम में जल समाधि के द्वारा ये जो राजा धंग हैं इन्होंने प्राण त्याग दिए थे। देखिए, अपने इतिहास में जल समाधि का ब्यौरा प्राप्त होता है। जल समाधि का जिक्र बहुत जगह से दिखाई देता है। जल समाधि का मतलब समझ रहे हैं? अपनी स्वेच्छा से पानी के अंदर डुबकी लगाकर तब तक डूबे रहना जब तक कि आपके प्राण निकल न जाए, मतलब आप सांस नहीं लेंगे तो मरेंगे। वही चीज यहाँ पर भी थी। तो डूब कर मरना अपनी स्वेच्छा से, इसको कहते हैं जल समाधि। ऐसे ही अग्नि समाधि होती है, आग जलाकर उसमें कूद पड़ना। तो इस प्रकार का विवरण पौराणिक भी है। और आपने रामायण में देखा होगा कि भगवान राम अंत में जल में प्रवेश करते हैं, जल समाधि लेते हैं और वहां से अपने लोग वैकुंठ की ओर प्रस्थान करते हैं। तो इस प्रकार की चीजें दिखाई देती हैं। तो ये जल समाधि पहले के समय में ये निंदनीय नहीं थी बल्कि पवित्र मानी जाती थी। इसके द्वारा प्राण त्यागना अच्छा माना जाता था। तो इस प्रकार से ये प्रयाग में जो संगम क्षेत्र था, पवित्र क्षेत्र था, वहां पे प्राण त्यागता है अपनी स्वेच्छा से। इसके बाद प्राचीन काल में पुंड्रवर्धन, ये जो पुंड्रवर्धन है ये भुक्ति के नाम से जाने जाते थे, और इनका राज्य क्षेत्र उत्तर बंगाल वाले क्षेत्र में अवस्थित था। मतलब इनका जो राज्य का एरिया था वो उत्तर बंगाल वाला क्षेत्र था। इसके बाद पाल, चंद्र और सेन राजवंशों के युग में ये जो बंगाल का क्षेत्र है इसमें क्षेत्राधिकार का विस्तार उत्तर बंगाल के बाहर तक था। मतलब उत्तरी बंगाल का जो हिस्सा है उसके बाहर तक इनके राज्य की सीमाएं फैली हुई थी। गुर्जर प्रतिहार वंश की अगर बात की जाए तो इसके संस्थापक थे नागभट्ट प्रथम। यहाँ आप नीचे की लाइनों में देखिए 730 से लेकर 756, और इस वंश के शासक नागभट्ट द्वितीय ने परम भट्टारक, महाराजाधिराज, परमेश्वर जैसी उपाधियों को धारण किया था। मिहिर भोज प्रथम ये वैष्णव धर्मानुयायी था। इसने आदिवारा और प्रभास जैसी जो उपाधियां, यहाँ प्रमास लिखा है, प्रभास होगा,
तो प्रभास जैसी जो उपाधियां हैं ये धारण करता है। इसके बाद प्रतिहार वंश का जो महानतम शासक है वो मिहिर भोज है। मिहिर भोज का यहाँ थोड़ा वर्णन किया गया है। तो ये वीर था और प्रतापी था। इसका शासनकाल 836 से लेकर 885 तक रहता है। इसके बाद महेंद्रपाल जो है प्रतिहार शासक बनता है और इसका शासनकाल होता है 885 से लेकर 910 ईस्वी तक। इनका जो शासनकाल है वो 885 से लेकर 910 ईस्वी तक रहता है। इसके बाद महान जैन विद्वान है हेमचंद्र। ये जैन धर्म से संबंधित विद्वान है। इनका नाम है हेमचंद्र। ये सोलंकी वंश के जय सिंह द्विजराज के समय में प्रमुखता प्राप्त करते हैं। यहां पर यह कहा गया है कि तथापि वे उसके उत्तराधिकारी कुमारपाल के सलाहकार के रूप में भी सभा को अलंकृत करते थे। लेकिन इनका जो ज्यादा सम्मान था वो किस समय में था? सिद्धराज के समय में था। बाद में इनके उत्तराधिकारी के समय में भी ये रहते हैं, लेकिन उतने विख्यात नहीं होते। इसके बाद सेन वंश जो था बंगाल का, उसके लेखों से ये प्राप्त होता है, मतलब उसके लेखों से ये जानकारी प्राप्त होती है कि ये चंद्रवंशीय क्षत्रिय थे। यहाँ पर जो शासक हुए हैं वो चंद्रवंशीय क्षत्रिय राजा हुआ करते थे। और इनका आदि पुरुष वीरसेन था, मतलब सबसे पुराने जो इनके पुरखे थे वो वीरसेन के नाम से जाने जाते थे। और सेन शब्द यहाँ जुड़ा हुआ है, उसी से बना हुआ है सेन वंश। सेन वंश के शासक वल्लाल सेन, इन्होंने परम भट्टारक और महाराजाधिराज, परमेश्वर और परम माहेश्वर, इसके अलावा निशंक शंकर, इस प्रकार की उपाधियों को धारण किया था। तो इस तरह की महिमा मंडन करने वाली उपाधियां धारण करने का उस समय बड़ा रिवाज था और ये लोग करते भी थे। इसके बाद इसने शब्द किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? ये बल्लाल सेन या वल्लभ सेन के लिए यूज हुआ है। तो इसने दान सागर नामक ग्रंथ की रचना की थी, इसकी खास बात है। इसके बाद लक्ष्मण सेन 1178 से लेकर 1206, ये सेन वंश के चौथे शासक थे। इन्होंने 28 वर्षों तक शासन किया था और एक नए संवत का इन्होंने प्रारंभ किया था जो कि है लक्ष्मण संवत, अपने नाम से। पहले के समय में राजा जो है जब सिंहासन पर आसीन होते थे, राज्याभिषेक होता था, तो उस एवज में एक संवत चलवाते थे, नए संवत का आरंभ करते थे। ऐसा उदाहरण आपने पीछे भी देखा है। तो वैसे ही यहां पर भी एक लक्ष्मण संवत का ये प्रारंभ करता है। इसके बाद विज्ञानेश्वर, हिमाद्री, जीमूतवाहन, ये मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधिवेत्ता थे, यानी कानून के जानकार थे। विधिवेत्ता का मतलब ये। और विज्ञानेश्वर ने याज्ञवल्क्य के स्मृति पर मिताक्षरा नाम से एक टीका लिखी थी, टिप्पणी लिखी थी। जो मिताक्षरा आपने पीछे देखी है, उसमें किस चीज का विवरण है? उसमें याज्ञवल्क्य की स्मृति पर टिप्पणी लिखी गई है। टीका ग्रंथ है, लेकिन उसमें वैज्ञानिक सिद्धांतों का भी जिक्र कहीं कहीं दिखाई देता है। इसके बाद जीमूतवाहन ने दायभाग नामक ग्रंथ की रचना की थी। ये सब उस समय के विद्वान थे। और किस प्रकार के विद्वान थे? कानूनी जानकार थे। गुजरात का जो चालुक्य शासक था जय सिंह सिद्ध राजा, यह एक धर्म सहिष्णु शासक था, मतलब सभी धर्मों का सम्मान करता था। मुस्लिम लेखक मोहम्मद औफी का कहना है कि खंभात में कुछ मस्जिदों हेतु, मतलब मस्जिदों के निर्माण के लिए, इसने 1 लाख बालोंग उस समय की वहां की स्थानीय मुद्रा थी, उसको ये दान करता है, मतलब आर्थिक सपोर्ट करता है मस्जिद बनवाने के लिए। इससे इसकी जो धार्मिक सहिष्णुता है वो स्पष्ट होती है। और इनका नाम क्या है? जय सिंह सिद्ध राजा। इसके बाद परमार शासक है मुंज। इन्होंने मुंज सागर नाम का तालाब बनवाया था। यहाँ सागर का मतलब समुद्र नहीं है, तो मुंज सागर नाम का ये तालाब बनवाते हैं। इसने श्री वल्लभ, पृथ्वी वल्लभ, अमोघ वर्ष, इस प्रकार की उपाधियों को धारण किया था। और इसके छोटे भाई सिंधुराज ने कुमार नारायण और साहसिक जैसी जो उपाधियां हैं वो धारण की थी। तो ये सब परमार शासकों का वर्णन यहाँ दिख रहा है। सिंधुराज की जो उपाधियां हैं वो क्या है? कुमार नारायण है, इसके अलावा साहसिक है या साहसांक है। फिर राजा भोज के बारे में आपने देखा, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली कहावत है। तो यह जो राजा भोज थे, ये परमार शासक थे। और परमारों का जो पहला शासन केंद्र था वो उज्जैन था, पहला शासन केंद्र। और उसके बाद इनकी जो राजधानी है वो धार में स्थानांतरित कर दी जाती है। राजा भोज ने धार में शासन किया था और इनके द्वारा कृत्रिम वैज्ञानिक उपकरणों पर लिखी गई जो पुस्तक है उसे सम्रांगण सूत्राधार के नाम से जाना जाता है। ये किस आधार पर लिखी गई है? इसका जो आधार है वो कृत्रिम वैज्ञानिक उपकरण है। इसके बाद सम्रांगण सूत्राधार, इसका संबंध वास्तुशास्त्र से है, मतलब ये पूरी तरह से वास्तुशास्त्र पर आधारित ग्रंथ है। और इसमें 83 अध्याय है और जो 31वां अध्याय है 31, उसमें यंत्र विधान के संबंध में अनेक यंत्रों का वर्णन किया गया है। और ये यंत्र जो है ये स्थापत्य कला में काम आने वाले हैं। इनको कैसे बनाया जाए, इनके उपयोग की क्या विधियां होती है, इनका रख रखाव कैसे किया जाए, इसका पूरा ब्यौरा यहाँ पर लेखा जोखा दिया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि राजा भोज ने किस प्रकार का ग्रंथ लिखा है। ये इन्होंने खुद लिखा है, तो ये कितने विद्वान रहे होंगे, कितने ज्यादा तकनीकी के जानकार रहे होंगे। तकनीकी ही सिर्फ नहीं बल्कि साहित्य के भी।
इसके बाद सरस्वती कंठाभरण, सिद्धांत संग्रह, योग सूत्र वृत्ति, राज मार्तंड, विद्या विनोद, ये सब ग्रंथों के नाम है। नीचे देख लीजिए, सरस्वती कंठाभरण है, इसके बाद सिद्धांत संग्रह है, योग सूत्र वृत्ति है, राज मार्तंड है, विद्या विनोद है, युक्त कल्प तरु है, चारुचर्या है। ये सब इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तो विभिन्न क्षेत्रों में इन्होंने ग्रंथों की रचना की है। आप देखते होंगे कि कोई भी लेखक है तो उसका कोई खास एरिया होता है। जैसे कोई लव स्टोरी या रोमांस वाली कहानियां लिख रहा है तो वही लिखेगा, कोई जासूसी कथाएं लिख रहा है तो वही लिखेगा, कोई कविताएं लिख रहा है तो उसी क्षेत्र में रहेगा, कोई नाटक लिख रहा है तो उसी क्षेत्र का होकर रह जाएगा। लेकिन यहाँ ये विभिन्न विषयों पर अपनी किताबों को लिखते हैं। आपने देखा ऊपर जो आर्किटेक्चर है उससे जुड़ी हुई किताब इन्होंने लिखी। उसके बाद ये सरस्वती कंठाभरण और सिद्धांत संग्रह जैसी जो किताबें हैं, इसमें कुछ साहित्यिक ग्रंथ हैं, कुछ व्याकरण के ग्रंथ हैं, वो सब ये लिखते हैं, और कुछ नाटक भी हैं। और उसके बाद भोजशाला मंदिर, ये मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। भोजशाला जो मंदिर है ये मध्य प्रदेश का धार जिला है, वहां पर स्थित है, जहां इनकी राजधानी थी और राज्य क्षेत्र था। यहां पर भगवती सरस्वती की प्रतिमा स्थापित है, मतलब देवी सरस्वती की मूर्ति बनी हुई है। भोजशाला का निर्माण परमार शासक राजा भोज ने संस्कृत पाठशाला के रूप में करवाया था। मतलब ये मूल रूप से क्या था, एक संस्कृत पाठशाला थी। यहां पर संस्कृत भाषा का शिक्षण किया जाता था, शिक्षण दिया जाता था। और अब जो भोजशाला है वो कमाल मौला मस्जिद के परिसर में स्थित है, मतलब यहां पर मस्जिद बनवा दी गई। तो इसका जो क्षेत्र है वो मस्जिद परिसर में आता है। शुरुआत में ये क्या था, ये संस्कृत पाठशाला थी। इसके बाद गौडवाहो, ये कन्नौज के राजा यशोवर्मन के राजाश्रित कवि वाकपति की रचना है। ये गौडवाहो या गौडवहो जो है ये क्या है, किताब का नाम है। और ये किताब किसने लिखी है, वाकपति ने लिखी है, जो कि एक आश्रित कवि थे कन्नौज के राजा यशोवर्मन के। इसके बाद गोविंद चंद्र गढ़वाल की बेटी थी, माफ कीजिएगा, गोविंद चंद्र गढ़वाल की पत्नी थी, यानी रानी थी, कुमार देवी। ये बौद्ध मतावलंबी थी। आपने पीछे देखा है कि इन्होंने जो धर्म चक्रण जिन विहार है सारनाथ में, उसको बनवाया था। चौहान वंशीय शासक थे पृथ्वीराज तृतीय राय पिथौरा। इनके दरबारी थे चंद्रबरदाई, इन्होंने पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। और इसमें इन्होंने कहा है कि चौहान जो है ये जो 4 कुल हैं राजपूतों के, उनमें से एक है और इनकी उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है, ये खास बात है। इसके बाद पृथ्वीराज विजय, देखिए पृथ्वीराज के नाम से कई ग्रंथ लिखे गए हैं। तो पृथ्वीराज रासो को लिखने वाले चंद्रबरदाई हैं, लेकिन पृथ्वीराज विजय को लिखने वाले जयानक हैं। तो नाम याद रखिएगा, पृथ्वीराज विजय के जो रचयिता हैं वो जयानक है। इसके बाद हमीर रासो, ये जो ग्रंथ है ये सब आदिकाल में लिखे गए हैं। तो हमीर रासो की रचना सारंग देव ने की थी। इसके बाद सुवर्ण भूमि, ये जो क्षेत्र था, यहाँ के शासक थे बालपुत्र देव। इन्होंने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की थी। बौद्ध धर्म में इनकी रुचि थी, आस्था थी, और उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव देने की प्रार्थना की थी। मतलब इस बौद्ध विहार को बनवाने के लिए और इसके विस्तार के लिए, इसके विकास के लिए इन्होंने देवपाल से विनती की कि ये 5 गांव दान में दे, नालंदा वाले क्षेत्र में। तो इस प्रकार से और ये गांव दान में देता है, ये विवरण यहां से प्राप्त होता है। इसके बाद 8वीं शताब्दी में दिल्लिका जो शहर है, इसी को वर्तमान में दिल्ली और उससे पहले देहली के नाम से जाना जाता है। तो इसकी स्थापना तोमर वंश के अनंगपाल के द्वारा की गई थी। ये 8वीं शताब्दी में स्थापित होता है और उस समय इसका नाम रहता है दिल्लिका। चंद्रबरदाई की रचना पृथ्वीराज रासो में तोमर वंश के राजा अनंगपाल को दिल्ली का संस्थापक बताया गया है। तो यहाँ पर अनंगपाल को दिल्ली का संस्थापक किसने कहा है, ये चंद्रबरदाई ने कहा है। और अपने ग्रंथ में, जो कि प्रसिद्ध ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो, उसमें इस प्रकार का ब्यौरा प्राप्त होता है। बाद में चौहान शासकों ने दिल्ली को अपने अधिकार में ले लिया। पहले उनका जो क्षेत्र था वो अजमेर था, लेकिन बाद में वहां से ये दिल्ली की ओर बढ़ते हैं और दिल्ली पर भी कब्जा कर लेते हैं। फिर जेजाक भुक्ति या जेजा भुक्ति, ये बुंदेलखंड का प्राचीन नाम था। जेजा के नाम पर यह रखा जाता है, आप जानते हैं। और ये जेजा कौन थे, ये जय सिंह के नाम से विख्यात थे और ये नन्नुक के पौत्र थे, नन्नुक के पोते थे। और नन्नुक कौन है, ये चंदेल वंश के संस्थापक माने जाते हैं। ये सब चीजें हैं और इन्हीं के नाम पे ये क्षेत्र जेजाक भुक्ति कहलाता है। और जेजाक भुक्ति के जो चंदेल थे, ये चंदेल शासक थे असल में, स्थान के नाम के आधार पर इस वंश का नाम रख दिया गया। तो चंदेलों में धंगदेव जो थे वो सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली राजा थे। यह वैदिक और ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे और इन्हें महाराजाधिराज की पदवी प्राप्त थी। धंग ने प्रयाग के संगम में शिव की आराधना करते हुए शरीर का त्याग किया था। मतलब वही भगवान शिव को स्मरण करते हुए ये जल समाधि ले लेते हैं, पानी में डूबकर खुद ही अपनी आत्महत्या कर लेते हैं। इसके बाद ओदंतपुर, जिसे कि उदनापुर भी कहा जाता है, ये प्राचीन काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। और इसकी लोकेशन अगर आप जानना चाहें तो ये बिहार राज्य में था।
इसकी स्थापना पाल वंश के प्रथम शासक गोपाल के द्वारा की गई थी। वर्तमान में पाकिस्तान का जो रावलपिंडी क्षेत्र है, रावलपिंडी जिला है, मतलब पाकिस्तान में वर्तमान की जो स्थिति है उसकी बात की जा रही है। तो रावलपिंडी जिले में स्थित तक्षशिला प्राचीन समय में गांधार राज्य की राजधानी थी, जहां की गांधारी थी महाभारत कालीन, तो तक्षशिला उनकी राजधानी थी। शकुनी मामा भी यहीं के थे। तक्षशिला की इतिहास में जो प्रसिद्धि है वो उसका शिक्षा के केंद्र के तौर पे जानी जाती है, मतलब ये शिक्षा का बाद में काफी प्रमुख केंद्र बन जाता है। और यहाँ पर अध्ययन के लिए दूर दूर से विद्यार्थी आते थे, जिसमें राजा और सामान्य लोग दोनों ही होते थे, मतलब राज पुरुष भी यहाँ शिक्षा प्राप्त करते थे और सामान्य जनता भी। किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता था, ये बड़ी बात है। और कौशल के राजा प्रसेनजीत बिंबिसार, एक मिनट रुक जाइए, ये देखिए, कौशल के राजा प्रसेनजीत यहाँ पर है। और उसके बाद बिंबिसार का जो राजवैद्य था जीवक, यहाँ देख रहे हैं, चंड प्रद्योत के उपचार के लिए जिसको भेजा जाता है वो, और कनिष्क का राजवैद्य चरक, कनिष्क के राजवैद्य थे चरक, चरक और सुश्रुत का नाम आपने पीछे देखा है। इसके अलावा बौद्ध विद्वान वसुबंधु और चाणक्य, इन्होंने यहीं से शिक्षा प्राप्त की थी। चाणक्य ने भी तक्षशिला से ही शिक्षा प्राप्त की थी। और सोच लीजिए कि वो कितने बड़े रणनीतिकार थे। बाकी लोगों की भी जो काबिलियत है उसके बारे में आप जानते ही हैं। जीवक जो थे ये बहुत बड़े चिकित्सक थे, और चरक जो थे ये भी बहुत बड़े वैद्य थे। तो इसका मतलब क्या है कि तक्षशिला में सिर्फ एक ढर्रे का ज्ञान नहीं दिया जाता था, यहाँ पर बहुविषयक ज्ञान दिया जाता था, मतलब पूरी सर्वांगीण प्रतिभा का विकास किया जाता था। जो जिस क्षेत्र में माहिर है उसकी उसी प्रतिभा को निखारने का प्रयास किया जाता था। और वर्तमान में ये जो नई शिक्षा नीति आई है, इसमें भी सरकार का यही प्रयास है कि जो विद्यार्थी हैं वो कुछ नया सीखें, अपने कौशल को विकसित करें। एक ढर्रे की जो तोता रटंत विद्या है उसको ना सीखें कि बस एक ढर्रे का पाठ्यक्रम है, उसमें आपको सिर घुसाकर रटना है। तो रटने पर नहीं बल्कि समझने पर और कौशल को विकसित करने पर जोर दिया जा रहा है, इसीलिए शिक्षा नीति में संशोधन किया गया है। तो एजुकेशनल पॉलिसी पर फिर से चर्चा होगी कभी। यहाँ पर इसका जिक्र इसलिए किया गया क्योंकि ये हमारा प्राचीन ज्ञान है और उसी को आधार बनाकर यहाँ पर गवर्नमेंट ने जो नई एजुकेशनल पॉलिसी है उसको प्रस्तुत किया है। तो प्राचीन ज्ञान हमारा किस प्रकार का था? इसमें कौशल विकास पर बल दिया जाता था। हर व्यक्ति हर विधा में निपुण नहीं होता है, हर बच्चे की अपनी कुछ काबिलियत होती है, या हर विद्यार्थी के अंदर अपना कुछ गुण होता है। कुछ लोग गणित में अच्छे होते हैं, कुछ खेल में माहिर होते हैं, कुछ संगीत में अच्छे होते हैं, कुछ का कला वाला क्षेत्र बढ़िया होता है। तो इस प्रकार से जिसका जो क्षेत्र अच्छा है उसको निखारने का प्रयास किया जाता था। इसीलिए यहाँ से विभिन्न प्रकार के लोग निकले हैं। जैसे देख लीजिए, ये राजवैद्य है तो इन्हें चिकित्सा विज्ञान में रुचि थी। चाणक्य जो थे इन्हें राजनीति में रुचि थी। बौद्ध जो ग्रंथ थे उनकी भी शिक्षाएं यहाँ पर मिलती थी। इसके अलावा राजनीति के अलावा रणनीति के भी जो दाव पेच थे वो भी सिखाए जाते थे। तो तक्षशिला कुल मिलाकर शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था। और सबसे अच्छी बात इसकी यही थी कि भेदभाव यहाँ पर नहीं किया जाता था। राजा हो या रंक, सभी को शिक्षा दी जाती थी और वो भी निःशुल्क। इसके बाद राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की अगर बात की जाए तो 736 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है दंतिदुर्ग के द्वारा। ये सब आपने देखा है। और इसने महादान यज्ञ करवाया था, हिरण्यगर्भ नाम का यज्ञ जो था। इसके बाद अमोघ वर्ष प्रथम का जो जन्म है वो 800 ईस्वी में नर्मदा नदी के किनारे श्री भावन नामक स्थान पर सैनिक छावनी में होता है, जब इसके पिता जो है वो एक सैन्य अभियान को सफलतापूर्वक समाप्त करके लौट रहे होते हैं। साथ में रानी भी होती है और यहाँ पर एक सैनिक शिविर में ये पैदा होते हैं युद्ध के माहौल में। इसके बाद अग्निकुल के राजपूतों में सर्वाधिक प्रसिद्ध प्रतिहार वंश था, जो कि गुर्जरों की शाखा थी। गुर्जर जनजाति या जाति की शाखा थी, इसीलिए इन्हें गुर्जर प्रतिहार वंश कहा जाता है। नाम जोड़कर यहाँ देखा जाता है। अग्निकुल यानी 4 कुल जो है राजपूतों के, वो अग्निकुंड से पैदा हुए हैं, उसमें से प्रतिहार भी एक है और ये सबसे फेमस है। और ये गुर्जर जाति से जुड़े हुए थे, इसलिए इन्हें गुर्जर प्रतिहार वंश के नाम से जाना जाता है। इसके बाद प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट को माना जाता है, लेकिन वास्तविक संस्थापक वत्सराज थे। वास्तविक संस्थापक के तौर पे वत्सराज को इसलिए माना जाता है क्योंकि इन्होंने इस साम्राज्य और इस क्षेत्र का या इस वंश की कीर्ति को बढ़ाने का काम किया, इसकी प्रसिद्धि को बढ़ाने का काम किया। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण शासक में मिहिर भोज का नाम आता है और प्रतिहारों की राजधानी कन्नौज थी। ये सब हमने पीछे देखा है, इसलिए यहाँ थोड़ा जल्दी में देख रहे हैं। इसके बाद चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय के द्वारा की गई थी। 850 से लेकर 887 इसका समय रहता है और तंजौर जो था वो चोलों की राजधानी थी। परमार वंश का वास्तविक संस्थापक सीयक द्वितीय था। यहाँ देख लीजिए, परमार वंश का जो वास्तविक संस्थापक था वो कौन था? सीयक द्वितीय था। और परमारों की जो राजधानी थी वो धार थी या धारा नगरी थी। चालुक्य और सोलंकी, यहाँ पे चालुक्य और सोलंकी ये दोनों शब्द जो है ये एक दूसरे के पर्याय हैं और ये दोनों ही क्या थे? ये अग्निकुलीन राजपूत थे।
और इस वंश का, चालुक्य या सोलंकी वंश का जो संस्थापक था वो मूलराज प्रथम था। सोलंकियों की राजधानी अहिलवाड़ या अहिलवाड़ा थी। अहिलवाड़ा के नाम से इसे वर्तमान में जानते हैं, उस समय ये अहिलवाड़ थी। तो ये जो राजधानी थी ये चालुक्य राजपूतों की मानी जाती है और स्थापना करने वाले व्यक्ति कौन है? मूलराज प्रथम है। इसके बाद गुजरात का जो चालुक्य शासक था जयसिंह सिद्धराज, जयसिंह के नाम से कई शासक हुए हैं, तो यहाँ पर जयसिंह सिद्धराज जो था वो एक धर्म सहिष्णु शासक था। उसने मस्जिद बनवाने के लिए काफी कुछ दान में दिया था, ये आपने पीछे देखा है, वही चीज यहाँ कही गई है। 1 लाख बालों में यह दान में देता है और इसका विवरण एक मुस्लिम लेखक के द्वारा किया गया है जिनका नाम है मोहम्मद औफी। खंभात में ये मस्जिद बनवाई जाती है। परमार वंश की स्थापना कब होती है? तो ये 10वीं शताब्दी ईस्वी में होती है। प्रथम चरण में उपेंद्र और कृष्णराज नाम के जो व्यक्ति हैं वो इसकी स्थापना करते हैं। ये देखिए यहाँ पर खास है, परमार वंश की स्थापना कब होती है? 10वीं शताब्दी ईस्वी के पहले चरण में, यानी शुरुआती दौर में होती है। स्थापना करने वाले व्यक्ति कौन है? उपेंद्र और कृष्णराज नाम के जो व्यक्ति हैं वो करते हैं, 2 लोग हैं। और धारा नगरी जो है वो परमार वंश की राजधानी थी। इसके बाद गांगेय देव, ये कलचुरी वंश के प्रसिद्ध शासक थे, शक्तिशाली थे। इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि को धारण किया था। और पूर्व मध्यकाल में स्वर्ण सिक्कों के विलुप्त हो जाने के बाद, जो पूर्व मध्यकाल था उसमें स्वर्ण सिक्के क्या हुए? विलुप्त हो गए। एक समय ऐसा आया कि ये दिखाई ही नहीं देते थे, एकदम से गायब हो गए। उसके बाद सर्वप्रथम इसे प्रारंभ करवाने का जो श्रेय है वो गांगेय देव को ही दिया जाता है, मतलब फिर से स्टार्ट करवाने का जो जिम्मा है वो इन्हें दिया गया। इसके बाद उपेंद्र, मुंज और उदयादित्य, ये सभी परमार वंशीय शासकों के नाम हैं। कौन कौन से हैं? तो उपेंद्र है, मुंज है और उदयादित्य है। इसके बाद गौडवाहो, ये एक रचना है, एक किताब का नाम है, पुस्तक है, जो कि कन्नौज के राजा यशोवर्मन के राज दरबारी कवि वाकपति के द्वारा लिखी गई। मध्यकाल में अरघट्टा, ये जो जमीन होती थी, अरघट्टा पे क्वेश्चन बना है, तो ये जो अरघट्टा भूमि होती थी ये सिंचाई के लिए, माफ कीजिएगा, यहां पर भूमि की सिंचाई के लिए अरघट्टा जो होता था ये एक जल चक्र की तरह से काम करता था। मतलब इसे आप रहट कह सकते हैं। आज के समय की तरह नलकूप वाली व्यवस्था नहीं थी कि ट्यूबवेल था और नहर निकालकर सिंचाई होती थी। ये रहट होती थी जो कि कुएं पर लगाई जाती थी और ये लकड़ी का यंत्र होता था जो कि जल चक्र यानी वाटर व्हील की तरह काम करता था। पानी कुएं से खींचा जाता था और उसे सिंचाई के उद्देश्य से नालियों में डाला जाता था और वो नालियां खेतों से जुड़ी हुई होती थी। तो ये रहट चलाई जाती थी। और रहट का ही बड़ा रूप होता था दोन। दोन जो होता था एक दोने जैसा होता था, उसी से बना हुआ है दोन। आपने बाहुबली मूवी देखी है, दूसरी वाली जो द कंक्लूजन है, उसमें आपने देखा होगा कि जब बाहुबली को राज्य से शिवगामी देवी निकाल देती है तो अपनी पत्नी के साथ जाकर प्रजा के बीच में रहने लगता है। तो वहां पर देखता है कि सूखे की स्थिति है, यानी लोग नीचे से पानी भर कर ले आ रहे हैं, पानी नीचे है और उनका जो निवास है वो ऊपर है। तो वहां पर पानी लाने के लिए वो क्या करता है, ताड़ के वृक्षों में रस्सी बांधता है और एक बड़ा सा दोने नुमा जो पात्र है वो नीचे नदी में डाला जाता है और फिर ताड़ के वृक्षों को जब खींच कर छोड़ा जाता है तो वो जो पात्र है वो ऊपर की ओर उछलता है और पानी ऊपर आ जाता है। आपने उस यंत्र को देखा होगा, वहां कितनी बुद्धिमानी से उसको बनाया जाता है। तो वही होती थी पहले के जमाने की दोन, जो कि दोने की तरह होती थी, मतलब ऐसे हैमोक जैसी उसकी संरचना होती थी, इसमें पानी भर सकता था और इसको उलीच के, इससे पानी उलीचने का काम किया जाता था। पानी उलीच के जहां चाहिए होता था वहां डाला जाता था। तो बाहुबली द कंक्लूजन में इसको देखिएगा। इसके बाद यहां पर इस प्रकार के जो यंत्र थे, यहां पर रहट की बात की जा रही है, दोन बाद में आया, वो बाद की चीज है। रहट का आविष्कार यहां पर हुआ था और उसका सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जाता था। मध्यकाल में यही सिंचाई का प्रमुख स्रोत था। बाद में नहरें भी बनती हैं लेकिन शुरुआत में ये वाटर व्हील यूज होता है। कर्नाट वंश के संस्थापक नान्यदेव, 1097 से 98 इनका समय है। ये महान योद्धा थे और नान्यदेव ने कर्नाट की राजधानी को सिमरावगढ़ बनाया था। सिमरावगढ़ ये कर्नाट की राजधानी थी और ये कर्नाट वंश के संस्थापक कहे जाते हैं। और कर्नाट वंश का जो शासन काल है वो 1097-98 से लेकर 1325 तक चलता है और इसे मिथिला का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। मतलब ये एक अच्छा दौर था। इसके बाद कर्नाट वंश का जो अंतिम शासक था वो हरिसिंह देव के तौर पे देखा जाता है और ये कला और साहित्य का महान संरक्षक था। मतलब ये कला प्रेमी और साहित्य प्रेमी था। इसने पंजी व्यवस्था की शुरुआत की थी। तो यहां तक हमने अलग अलग विभिन्न राजवंशों को देखा, उन्होंने क्या किया ये देखा और तत्कालीन परिस्थितियां कैसी थी, कौन से ग्रंथों की रचना हुई, कौन सी सिंचाई पद्धति थी, कौन सा राजवंश गया और उसके स्थान पर कौन सा नया राजवंश उदित हुआ, ये सब कुछ हम यहाँ देख रहे थे। ये पूर्व मध्यकाल का दौर था। इसमें हम मध्यकाल से पहले वाली जो झलकियां हैं उस पर निगाह डाल रहे थे। अब इसके बाद यहां से जो अगला हमारा पड़ाव है वो मध्यकालीन भारतीय इतिहास की ओर शुरू होता है और इसमें भी हम शुरू वैसे ही करेंगे जैसे प्राचीन भारत में आपने शुरू में देखा था।
उसका आरंभ कैसे हुआ था? तिथियों से हुआ था, तारीखों से हुआ था। तो कालक्रम हम एक बार देख लेंगे, मतलब मध्यकालीन भारतीय इतिहास में जो घटनाएं घटी हैं उनकी तिथियां क्या है, ये एक क्रम में आप पहले देखेंगे और उसी क्रम में फिर जो वंशावलियां हैं वो एक के बाद एक आपके सामने प्रस्तुत होंगी। तो ये सब कुछ होगा अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए नमस्कार।